तो गाइस विजन की 24 एंड 25 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस मैंने कल क्या किया था, पूरे जो पिछले वीक के डेली करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था 17 ऑफ जनवरी से लेकर 23 जनवरी की, वो मैंने कल उन 6 वीडियोस को मर्ज करके मैंने कल अपलोड कर दिया था। अब क्या है ना गाइस, अब मैं हर संडे यही किया करूंगी, आपकी मर्ज करके वीडियोस को अपलोड कर दिया करूंगी। लेकिन गाइस वो थोड़ी लेट ही अपलोड होगी, क्योंकि मतलब कि मैंने वो जो अपलोड करने में, आई मीन मर्ज करने में नियर अबाउट 6 to 7 आवर्स लगे हैं, विच इज मतलब आप सोच सकते हो 6-7 घंटे कितना होता है। ठीक है, तो वो अलग बात है, मैंने अलग से उसको मर्ज पे लगा दिया था, तो मेरा कोई टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, अपलोड होने में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अपलोड में तो बस स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट की, तो वो इजीली अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो खैर अपलोडिंग में कोई टाइम नहीं लगा, मेनली मर्ज होने में टाइम लगा था। तो खैर बट कोई ना, मैं करूंगी हर संडे को। लेकिन हाँ, प्रीवियस होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस करने लगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले मुझे हर एक दिन की पर्टिकुलर वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी यूट्यूब से। ठीक है, फिर उसके बाद बस ठीक है। फर्स्ट न्यूज है आज की, बोडो अकॉर्ड हैज ब्रॉट पीस टू बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो गाइस, अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने बोला है कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसमें पीस आ गई है। जो गाइस ये जो हमारी न्यूज है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। ठीक है, तो गाइस अब आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका माइंड इतना एस्टेब्लिश हो गया होगा कि आपको पता चल जाए कि कौन सी न्यूज किस सेक्शन में कवर होती है। ठीक है, लेकिन मैं स्टिल हर रोज इसलिए बताती हूँ क्योंकि कोई ना कोई नया बच्चा जुड़ता है। ठीक है, तो भाई उसको पता रहे। तो अभी क्या है, बोडो अकॉर्ड क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए, एक तरह का एग्रीमेंट है किस किस के बीच में, सेंटर के बीच में, असम की गवर्नमेंट के बीच में, और इसके अलावा असम बेस्ड जो इंसर्जेंसी ग्रुप है, मतलब कि जो थोड़ा वहाँ पे टेरिटोरियल एक्टिविटीज करते रहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें बोडोलैंड स्पेशली बोडो पीपल के लिए मिले, तो उन असम बेस्ड जो इंसर्जेंट ग्रुप है, दैट इज द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इन तीनों के बीच में क्या किया गया है, बोडो एग्रीमेंट साइन किया गया, जो लास्ट ईयर साइन हुआ था। ये प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से पावर को शेयर किया जाएगा और असम को गवर्न किया जाएगा अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है 6th शेड्यूल में 4 वो हैं, क्या है, 4 वो है AMTM। ठीक है, अभी AMTM के ही आप मुझे बताओगे। ठीक है, 4 एरियाज पता है ना, वैसे मैंने आपसे पहले भी काफी बार पूछा हुआ है और आपने आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हाइलाइट्स क्या है इस अकॉर्ड के, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसमें कुछ न्यू बोडो डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, कुछ एरिया ऐसे देखो गाइस, ये जो एरिया है, देखो जो बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो ये एरिया है। ठीक है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहां पे बोडो डोमिनेटिंग पीपल रहते हैं, लेकिन वो एरिया उसमें नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिस एरियाज में बोडो पीपल रहते हैं उनको भी इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अलावा उन विलेजेस को हम एक्सक्लूड करेंगे जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से डोमिनेट करता है। ठीक है, अभी क्या जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उसको रीनेम करके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन मतलब कि नेम किया जाएगा, जिसमें ज्यादा एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर ज्यादा होंगी। इसके अलावा जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में जो सीट्स होंगी उनको इंक्रीज करके 40 से 60 कर दिया जाएगा। बोडोस क्या है, देखो बोडो क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो असम में रहती है, और असम के नियर अबाउट 5 to 6% पॉपुलेशन बोडो पीपल की है। ये टिबेटन बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है, ऑफ द मंगोलियड रेस। ठीक है, तो ये रेस उनकी पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल जो रिलीजन है बोडो का वो बैंथोइज्म है। ट्रेडिशनली जो वर्शिप करते हैं वो बैथो बोरे को करते हैं, जिनको हिंदू गॉड शिवा, मतलब कि सिंपल बात ये, हिंदू गॉड शिवा है उन्हीं को वर्शिप करते हैं, जिनका नाम उनकी लैंग्वेज में बथो बोरो है। ठीक है, अभी क्या ये चाहते हैं कि सेपरेट स्टेट मिले। इनकी जो डिमांड है सेपरेट स्टेट बोडोलैंड की, वो सबसे पहले 1966-67 में उठाई गई थी, क्योंकि वो चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट रीजन्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट जो फंक्शंस है वो चाहते हैं कि वो हम करेंगे, और वो चाहते थे कि आइडेंटिटी हमारी आनी चाहिए, कल्चर को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, और बोडो पीपल की जो लैंग्वेज है उनको सम ना हो जाए असामीज और माइग्रेंट्स के बीच। मतलब कि देखो हर एक बंदे को अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर का होता है, तो उन्हें लगा था कि अगर असम के अंदर हम लोग रहेंगे तो हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के लिए अलग से बोडोलैंड हो, ताकि हमारी आइडेंटिटी और हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज को अलग से रिकॉग्नाइजेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कंप्लीट 6 years। ठीक है, तो गाइस आपको पता 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसी के बाद उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को स्टार्ट करी थी। ये जो हमारी न्यूज है गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेन बात क्या, ज्वाइंट इनिशिएटिव है किस किसका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेशली जो हम वुमेन को एजुकेशन से एलिमिनेट करके रखते हैं या फिर उनको फीमेल इन्फेंटिसाइड कर देते हैं या फीमेल फिटिसाइड करते हैं, उन सबको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बाइज सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, इसके अलावा हम गर्ल चाइल्ड को सर्वाइव कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके ताकि उनका अबॉर्शन ना किया जाए। और इसके अलावा गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन में भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिले। ठीक है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब कि किसी भी लड़की को कोई कैश सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, देखो इसके जो ऑब्जेक्टिव वो हमने डिस्कस कर लिए कि गर्ल चाइल्ड बची रहे, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और उनका एलिमिनेशन ना हो कहीं किसी स्कीम से वो ना, लेकिन इसमें कोई भी आपको कैश मतलब कि फाइनेंसिंग नहीं मिलती। ठीक है, इट स्कीम हैज नो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल कैश इंसेंटिव, या कोई भी कैश ट्रांसफर नहीं करता और ना ही गवर्नमेंट किसी तरह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसमें करता है, मतलब किसी तरह की स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेस क्या है इसकी देखते हैं अभी। सेक्स रेशियो एट बर्थ, देखो जब सेक्स रेशियो एट जो बर्थ है वो 16 पॉइंट्स इंप्रूव हुई है, मतलब कि जब से स्कीम आई है तो जो मतलब कि फीमेल के बर्थ है वो इंक्रीज हुए हैं। पहले जो 918 थे 2014-15 में, वो अब 934 हो गया एज पर 1000 मेल। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, ये नंबर ऑफ फीमेल्स, ये आप सबको पता है कि पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स पैदा होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि इस जिस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इंप्लीमेंट हुई थी, उसमें 640 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी, जिसमें से 422 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्रूवमेंट हुई है ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ। देखो गाइस, आप सबको पता होगा इंडिया में हरियाणा स्टेट ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कम है, मतलब कि नियर अबाउट आई थिंक इसमें 800 में है। ठीक है, तो सबसे कम यही है और सबसे ज्यादा जो ये जो चली है स्कीम हरियाणा में ही इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में देखा जाओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटेनेंटल केयर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि क्या होता है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जो पहला जो उसके 3 महीने की जो प्रेगनेंसी के बीच में, तो रजिस्ट्रेशन बढ़ी है। पहले एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो जो फर्स्ट टाइम मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हो जो फर्स्ट 3 मंथ्स में है, तो उनमें जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ा है। पहले 2014-15 में 61% वुमेन रजिस्टर करती थी, लेकिन 2019-20 तक देखो तो 71% वुमेन रजिस्टर करती हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब कि जो पहले जैसे डिलीवरीज होम पे होती थी, घरों में होती थी, उसको नहीं, मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूट में हो रही है, चाहे आंगनवाड़ी में होती है, चाहे हॉस्पिटल में हो रही है, प्राइवेट या पब्लिक जिसमें भी हो रही है, तो पहले सिर्फ 87% थी 2014 में, और 2019 में ये इंप्रूव होकर 94% हुई है। एजुकेशन में देखा जाए, देखो सेकेंडरी लेवल पे जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है वो भी बढ़ा है, 77.4% था 2014 में, और अब कितना हो गया 81.32% हो गया। स्कूल्स जिनमें गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हैं, उन स्कूल्स की भी जो एनरोलमेंट है वो बढ़ी है। पहले 92% थे और अब कितने हो गए 95%। मतलब कि देखो आपको पता है कि गर्ल्स बॉयज के टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए एज पर प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसा नहीं था, तो जो फंक्शनल में भी होनी। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसने जेंडर इंक्लूजन फंड को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम गर्ल्स चाइल्ड को क्या कर सके, डेडिकेट कर सके। मतलब कि सिंपल बात है, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, हम उसको कुछ फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कोई फंड नहीं है, लेकिन वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अलग से लेके आ रही है। ठीक है, एटीट्यूडनल चेंज में देखा गया कि अभी क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन में इन पे ज्यादा फोकस होगा। देखो कभी किसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस होगा तो उसको उतनी ही ज्यादा हाईलाइट मिलेगा, तो ऑफकोर्स वहां पे इंप्रूवमेंट होगी। अब जैसे मैंने अभी आपको एक बार पहले भी एग्जाम्पल दिया था, कोरोना को इतना टेंशन मिला है कि तभी उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन इससे ज्यादा डेथ्स रोड एक्सीडेंट्स में होती है या अदर डिजीजेस में होती है, उनको टेंशन नहीं मिला, या एयर पोल्यूशन को कभी इतना टेंशन नहीं मिला, तो इसलिए वो जो मैटर्स है वो दब के रहे। ठीक है, तो एटीट्यूड चेंज हुआ है, फोकस ज्यादा हुआ है इससे, ताकि उनके राइट्स को उनका हक दिला सके। ठीक है, इसके अलावा अवेयरनेस बढ़ी है और कुछ सेंसिटाइजेशन हुआ है मासेस का रिगार्डिंग प्रिविलेंस ऑफ जेंडर बाइस एंड रोल ऑफ कम्युनिटी इन इरेडिकेटिंग इट। अब जैसे आजकल क्या है, जो रेप इंडिया में इतने होते हैं उसको बहुत ज्यादा टेंशन मिल रहा है, एंड श्योर देखना कभी ना कभी आएगा इसके ऊपर अच्छा लोग। ठीक है, कहीं हमने ये पढ़ा नहीं था 6 शेड्यूल का, एक बार पढ़ लेते हैं। 6 शेड्यूल पावर देता है ट्राइबल कम्युनिटीज को, किस किस में, AMTM एंड अपॉर्डेड किया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। अंडर किस प्रोविजन, अंडर प्रोविजन 244 क्लोज 2 एंड 275 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 244 जो होता है वो स्पेशल सिस्टम देता है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा इन सर्टेन एरियाज का, जिनको शेड्यूल एरियाज को डेजिग्नेट किया गया, स्पेशली 4 एरिया। आर्टिकल 275 के अंदर हम क्या करते हैं, फंड जो हमारा इंडिया का जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके अंदर से कितना ग्रांट्स इन स्टेट्स के लिए अलॉट होगा वो इसके अंदर प्रोविजन आती है। इन ग्रांट्स को दे ऑल्सो इंक्लूड कुछ और स्पेसिफिक ग्रांट्स होते हैं, किस तरह से हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कुछ और स्कीम्स को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर वहां के लोगों को क्या कर सकते हैं, उनका वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल प्रमोट करने के लिए हम क्या जो फंड्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं
अंडर आर्टिकल 275। ठीक है, अब हम थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। मोर फ्लैश ड्रॉट्स इन इंडिया बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, मतलब कि जब ये 2100 सेंचुरी जब ये खत्म हो जाएगी तब जो फ्लैश ड्रॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, तो गाइस तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं फ्लैश ड्राउट होता क्या। देखो गाइस, एक कन्वेंशनल ड्राउट होती है जैसे सूखा पड़ जाता है, जो ओवर द मंथ्स पड़ते हैं, मतलब कि अगर काफी टाइम से बारिश ना हुई हो तो वो पड़ जाती है। लेकिन फ्लैश ड्राउट क्या होता है, सीवियर ड्राउट काउंट ऑफ सिचुएशन होता है जो एकदम से आती है, लाइक वेरी रैपिडली होती है। ठीक है, एकदम से सूखा पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैश ड्राउट। ठीक है, और फ्लैश ड्राउट किसकी वजह से होती है, इट इज कॉज्ड बाय, जब बहुत ज्यादा जो इवेपोरेशन हो, ट्रांसपीरेशन हो, इसकी वजह से होती है ड्यू टू एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो न्यू चाहे डिजीजेस ले लो या फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैश ड्राउट्स क्या होते हैं, ये किस तरह से अलग है कन्वेंशनल ड्राउट से। एक तो रैपिड होते हैं, बहुत ज्यादा सिवियर होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर रेट, ड्यू टू एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, विंड्स की वजह से या फिर जो सोलर रेडिएशन आती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से रेन क्या 15 से 20 दिन बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, फ्लैश ड्राउट्स, अब हमने बोल लिया फ्लैश ड्राउट्स। ठीक है, इट कैन बी ड्राइवन बाय लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑलरेडी बता दिया, मतलब कि बारिश वगैरह नहीं होती, या फिर हाई टेम्परेचर इतना होता है जिसकी वजह से हीट वेव, जैसे पहले लू होता था अब हीट वेव आने लगी है। ठीक है, इसको हम एग्रीकल्चरल ड्राउट भी बोल सकते हैं। देखो ड्राउट भी डिफरेंट तरह की है, एग्रीकल्चर ड्राउट हो गया, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट हो गया, इकोलॉजिकल ड्राउट हो गया, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको इन सब के बारे में पता होगा। ठीक है, हम फ्लैश ड्राउट को एग्रीकल्चर ड्राउट भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्या करती है, सोइल के मॉइस्चर को पूरा सक कर लेती है और क्रॉप को इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं फ्लैश ड्राउट को, ऑफकोर्स क्रॉप की जो ईल्ड है वो घटेगी, स्पेशली राइस की, मेज की, क्योंकि आपको पता है राइस को कितना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इरिगेशन वाटर की डिमांड बढ़ेगी ऑफकोर्स, और इनडायरेक्टली हमारे ग्राउंड वाटर के स्टोरेज को उसको भी इन्फ्लुएंस करेगी। ऑलरेडी हमारा ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अभी न्यू स्टडी ने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज ऑनगोइंग चल रहा है इसकी वजह से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा ग्लोबल टेम्परेचर में, जिसकी वजह से जो मोर एंड मोर जो फ्लैश ड्राउट के जो इवेंट्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। स्टडी ने ये भी बोला है कि जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट गोल्स हैं, जिसका एम क्या है 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी वजह से क्या है, स्टडी कंक्लूडेड दैट मीटिंग पेरिस एग्रीमेंट गोल्स एंड लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस मे रिजल्ट इन लो नंबर। बट अगर आप पेरिस एग्रीमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश ड्राउट की फ्रीक्वेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। देखो गाइस, ये जो पेरिस एग्रीमेंट्स हो गए, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये सब हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं, तो अगर हम डेली पढ़ते हैं ना तो एक टाइम के बाद आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है यूएन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कम्स इनटू फोर्स। देखो गाइस, ये जो हमारी, क्योंकि यूएन की ट्रीटी है, देखो गाइस ये जो हमारा आईआर रिलेशन में कवर होगा, ठीक है, बाकी सिक्योरिटी में कवर हो सकता है। ठीक है, देखो इंटरनल सिक्योरिटी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे डोमेस्टिक न्यूज में है, इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज है। ठीक है, अभी ये जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, ये फर्स्ट बाइंडिंग ट्रीटी है ताकि हम न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर सके, और इसके अंदर हम पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कि क्या क्या प्रोहिबिशंस है, ताकि जब अगर कोई न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो क्या क्या आपको बैन है चीजें। ठीक है, ऑफिशियली इसको 2017 में अडॉप्ट की गई थी क्योंकि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये एफर्ट चले थे, जिसकी वजह से इसने अभी रिसीव कर लिया 2017 नोबेल पीस प्राइज। आपको पता है 2017 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, अब क्या है, ऑफिशियली इसको यूएन ट्रीटी अभी फोर्स में आ गई है। फीचर्स क्या है इसके, तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकता, ना टेस्ट कर सकता, ना प्रोड्यूस कर सकता, ना एक्वायर कर सकता, ना प्रोसेस करता। स्टॉक पाइल मतलब कि उसकी जमाखोरी करना या उसको थ्रेटन के लिए यूज नहीं कर सकता, किसी डराने धमकाने के लिए उसको यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसके ट्रांसफर या उसके यूज को बैन करिए। इसके अलावा जो भी स्टेट पार्टीज है, मतलब जो इस ट्रीटी को जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन इंडिविजुअल्स को जो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज या टेस्टिंग की वजह से इफेक्ट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या है, इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ट्रीटी का पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया बिलीव करता है ट्रीटी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के जो डेवलपमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करी, ना कॉन्ट्रीब्यूट करिए और ना ही कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करे। ठीक है, इंडिया इज नॉट पार्टी टू दिस ट्रीटी एज इंडिया बिलीव that the treaty does not constitute
और contribute to the development of customary international law, nor does it set any new standard. No, मतलब कि इंडिया के अपने व्यूज हैं, that's it. ठीक है. इसके अलावा none of the 9 countries, मतलब कि अभी जितनी भी 9 कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है अभी वो एक सेकेंड. none of the 9 countries known or believed to possess nuclear weapons. ठीक है. यूएसए हो गया, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल. इन्होंने ना ही इसको सपोर्ट किया स्थिति को, और ना ही इन्होंने जो 30 नेशन नाटो एलियंस है उनको भी सपोर्ट नहीं किया. ठीक है. नेक्स्ट है कुछ और न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी. आप सबको पता होगा, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में आया था. इसका यही था कि हमें जो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड है, जो न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है उसको रोकना है, ताकि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को जमाखोरी ना कर पाए. ठीक है. और ना ही जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको क्या कर सके, मतलब कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको इम्पैक्ट ना कर सके. ठीक है. और इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान उन्होंने इस ट्रीटी को भी कभी साइन नहीं किया, और नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था 2003 में. दूसरी है सीटीबीटी, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996 में आया था. ये प्रोहिबिट करती है हर एक न्यूक्लियर एप्लीकेशन को जो भी अगर वर्ल्ड में हो रहा है. यूएसए, चाइना, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, उन्होंने अभी तक कोई भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और रिसर्च सेक्टर्स में अभी तक इन्होंने रेटिफाई नहीं किया. सिंपल बात यह है. इसके अलावा इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो कि अडॉप्ट किया गया है यूएनजीए में. वो कौन कौन से, एक तो कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन 1982 में था, और दूसरा है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर 1988. ठीक है. मतलब कि एनपीटी और सीटीबीटी में इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया के खुद के पास की कोई रेजोल्यूशन जो कि यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की गई है, वो 2 रेजोल्यूशन हमने पढ़ लिए. ठीक है. और अभी रही जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, इसमें भी इंडिया पार्ट नहीं है. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है एजिंग डैम्स इन इंडिया, यूएसए, अदर नेशन पोस्ट ग्रोइंग थ्रेट, यूएन रिपोर्ट. देखो अभी यूएन की रिपोर्ट ने बोला है, अभी जो बहुत पुराने जो लार्ज डैम्स बने हुए हैं, अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया उन्हें बने, तो कहीं ना कहीं थ्रेट भी पोज कर सकते हैं. सिंपल बात ये है. तो हमें कुछ डैम मैनेजमेंट इंप्रूव करना होगा. ठीक है. रिपोर्ट का टाइटल है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क. मतलब किसकी वजह से रिस्क आ सकता है. भाई अगर सोच लो कोई गलती से डैम टूट गया या तो एकदम से भाई बाढ़ आ जाएगी. ठीक है. तो उन्होंने एनालाइज किया कि हम जो लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड चल रहा है अक्रॉस मेजर ज्योग्राफिकल रीजन, ये टाइटल की जो रिपोर्ट है उसको क्या किया है, पब्लिश किया कि किस वजह से जो लार्ज डैम्स हैं उसकी वजह से थ्रेट आ सकता है. रिपोर्ट्स ने क्या किया, 2050 तक जो मोस्टली जो पीपल हैं वो लार्ज डैम्स के नीचे जो रहते हैं, जो मोस्टली जो लार्ज डैम वर कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि जो मोस्टली जो लार्ज डैम्स है, बड़े बड़े डैम, वो कब बनाए गए हैं, बिटवीन 1930 एंड 1960, जिसकी जो लाइफ थी, सर्विस लाइफ थी, वो 50 साल से 100 साल की थी. मतलब कि 2050 तक ऑलमोस्ट सभी जो मतलब कि जो डैम्स की लाइफ है वो खत्म हो जाएंगी. ठीक है. इसके अलावा जो 55% वर्ल्ड के जो लार्ज डैम्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, चाइना में, इंडिया में, जापान में और साउथ कोरिया में. ग्लोबली कहीं ना कहीं क्या है, ट्रेंड है कि हम जो डैम्स जो एज हो जाते हैं, जिनकी एजिंग हो जाती है, उनको हम डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, या रिजर्व सेडिमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल रिवर इकोसिस्टम. ठीक है. इशू क्या डिकमिशनिंग है, देखो कहीं ना लोकल इकोनॉमी में चेंज आता है, क्योंकि फिशरीज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और हाइड्रो पावर सबको इम्पैक्ट करता है. इसके अलावा ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर रीजन के कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज को भी इम्पैक्ट करता है. रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि हमें एक रूल बुक बनानी चाहिए, फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जो गाइड करे कि किस तरह से आप डैम के रिमूवल को क्या कर सकते हो, उसकी प्रोसेस को एक्सटेंड करो. मतलब सिंपल बात यह है, जब कोई डैम है जो बूढ़ा हो गया, आप उसको क्या कर सकते हो, डीकमीशन कर देते हो, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है हमने देख लिया. लोकल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, फिशरीज पे, एग्रीकल्चर, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है. और दूसरी बात, सीधा हमारे हेरिटेज और हिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है. इसलिए रिपोर्ट ने बोला है कि जो डीकमीशन करते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं डैम्स का, उनका भी प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए. ठीक है. डैम रिमूवल को एक सेम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू जाना चाहिए, जो हर एक डैम कंस्ट्रक्शन से पहले जो आपको प्रोसीजर चाहिए होता है, उसी तरह उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा प्रोसीजर होना चाहिए. सिंपल बात ये. ठीक है. क्या स्टेप्स लिए जाते हैं इंडिया में ताकि हम डैम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं. देखो सबसे पहले डैम सेफ्टी बिल 2019 में लोकसभा के द्वारा पास किया गया, ताकि हम क्या कर सके, जो स्पेसिफिक डैम्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सके, ऑपरेट कर सके और मेंटेनेंस कर सके. इसके अलावा डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, ये इसलिए आया था ताकि हम कुछ सिलेक्टेड डैम्स की सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके. रिसेंटली कैबिनेट ने क्या किया, उसके फेज 2 और फेज 3 को अप्रूव कर दिया है. इसके अलावा धर्मा है, दैट इज द डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हम क्या कर सके, जो लार्ज डैम है हमारे इंडिया के, उनकी हेल्थ डाटा किस तरह का, मतलब कि सही चल रहे हैं ना भाई, उनकी जो न्यूज है, खबर है, उसको कलेक्ट कर सके और उसको मैनेज कर सके. इसके अलावा शेसेस, दैट इज द सिस्मिक हजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम क्या कर सके, साउथ इंडियन रीजन में स्पेशली जो कर सके, कहीं भी कोई
अर्थक्वेक का कोई वो तो नहीं है ना एस्टिमेट कर सके, सिंपल बात है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पढ़ लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है क्या? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्पेशली जो 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन 8 स्टेट्स को गवर्न करने के लिए इसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना रखी है, ताकि हम इन 8 रीजन्स को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप कर सके। इसके अंदर कौन कौन होता है? हर एक स्टेट का गवर्नर होता है, हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, और जो 3 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो इसके चेयरमैन कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन होता है। आपको कंफ्यूज कर देगा प्रधानमंत्री करके या सीएम वगैरह करके, तो आपको पता होना चाहिए जो होम मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन है। रिसेंटली क्या है, जो इसकी 69th मीटिंग थी वो अभी हेल्ड हुई है। और जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 के अंदर। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो ये स्टार्ट ट्रीटी हमने पहले ही पढ़ा था। ये ट्रीटी किस किस के बीच है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यूएस और रशिया के बीच में, ठीक है। किस लिए? ताकि किस तरह के जो ऑफेंसिव आर्म्स है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है, उनको हम रिड्यूस कर सके या उनके लिमिट कर सके। जो ट्रीटी रेस्ट्रिक्ट करती है दोनों कंट्रीज को, कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो 1550 डिप्लॉयड वॉरहेड्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। ट्रीटी रेस्ट्रिक्ट बोथ कंट्रीज टू मैक्सिमम 1550 डिप्लॉयड वॉरहेड, कट ऑफ अबाउट 30% फ्रॉम अ लिमिट सेट इन 2002। ट्रीटी जो आई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये 2011 में आई थी, जो फरवरी 2021 में एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो यूएसए भी क्या चाह रहा है कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसका 5 साल का एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है। सिंपल बात है, क्योंकि अभी एक्सपायर होगी जाएगी फरवरी 2021 में, ठीक है। तो यूएसए चाह रहा है कि इसको अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा और 5 साल एक्सटेंड कर लें, सिंपल बात है, ठीक है। फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब जो आपको पता है इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो अभी हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इंप्रूव करना, ठीक है। रिसेंटली क्या ये मीटिंग हुई है, किसके द्वारा? बाय बाय फंड फॉर इम्प्रूवमेंट इस FIST के द्वारा, FIST एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा इस मीटिंग को रखा गया। जो FIST है वो किसके अंडर है? वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि हमारे इंडिया में R&D एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके, और न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज में जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डाटा कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में हम क्या कर सके, अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके और टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर सके यूनिवर्सिटीज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। वही हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, बस बीटेक कर लो, BSc कर लो, बैचलर्स कर लो, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, बस काम खत्म। क्यों? हर एक बंदा क्या चाहता है, मनी, बट कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना चाहता। तो गाइस अगर आपको मौका मिले कभी हायर एजुकेशन का, तो प्लीज आप हायर एजुकेशन करें, ठीक है। हर एक चीज सरकारी नौकरी नहीं होती, ठीक है। तो मतलब मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करती, लेकिन देखो हमें अच्छा और सोचना चाहिए। देखो यूपीएससी की तो सीट्स फिक्स है ही ना, वो तो भरेंगे, लेकिन हमें अपने इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारा इंडिया का जो R&D सेक्टर है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा इंडिया जिसमें लैक कर रहा है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। अपनी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपनी आराम की जिंदगी जीनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट जो प्रोवाइड की जाती है वो 5 साल के लिए पीजी की जाती है टू एनी PG कॉलेज, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होता है, ऑफ और डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट। 4 एरिया से कवर करता है, बेसिक इक्विपमेंट, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटेशन फैसिलिटीज, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। लास्ट में आज की रीसा, भाई रीसा क्या है, देखो भाई ये हैंड वूवन क्लोथ है, हाथ से बुआ हुआ कपड़ा है, जो फीमेल का अपर गारमेंट बोलते हैं, और इसको त्रिपुरा के कम्युनिटी के द्वारा इसको पहना जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली ये ब्रांड किया गया है अंडर द इंडियन हैंडलूम ब्रांड एज अ सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ स्टेट, मतलब कि त्रिपुरा की आइडेंटिटी को रिकॉग्निशन देने के लिए इसको ब्रांड किया गया अंडर इंडिया हैंडलूम ब्रांड, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो त्रिपुरा की जो फीमेल अटायर्स क्या है ट्रेडिशनल, अगर हम देख लेते हैं 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, रीसा, रिगनाई और रिकुटू। रिगनाई को हम लोअर गारमेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको एक तरह का साड़ी की वैरायटी भी बोल सकते हैं। ऋतु को जो होते हैं ये मेनली हो जाता है रैप, चुन्नी की तरह होती है, और पल्लू भी बोलते हैं इंडियन साड़ी का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई रिगनाई क्या है, लाइक इट्स अ लोअर, ठीक है। रिकुतु क्या है, इट्स लाइक अ चुन्नी, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बाकी जो रीसा क्या है, इट्स योर कुर्ता, लाइक, ठीक है, जो भी अपर गारमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस विजन की 26 एंड 27 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस कल रिपब्लिक डे था और विजन ने कुछ नेशनल हॉलीडेज पे वो अपनी जो
रीजन की डेली करंट अफेयर्स मैगजीन उसको अपडेट नहीं करता है, तो ये 2 दिन की कंबाइंड इसने अपडेट की है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूज क्या है, वेरियस रिपोर्ट्स रिलीज बाय यूएन बॉडीज। यूएन की जो डिफरेंट बॉडीज हैं उन्होंने डिफरेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश किया। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि कौन सी रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट, जो किसके द्वारा रिलीज की गई है। इट इज रिलीज बाय 2 बॉडीज है, दैट इज द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स प्लस साथ में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर क्या किया है, इस रिपोर्ट को क्या किया, पब्लिश किया है। ठीक है, अब क्या फाइंडिंग है एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट, मतलब कि हमारी वर्ल्ड की क्या इकोनॉमी की क्या है, मतलब कि क्या उसके हाल है। ठीक है, आपको पता है कोविड आया, उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड देखा जाए 5 में से जो 4 जॉब्स है वो कहीं ना कहीं उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा क्राइसिस, क्योंकि कोविड-19 आया, इसकी वजह से जो डिजिटाइजेशन है वो ज्यादा बढ़ा है, ऑटोमेशन ये सब बढ़ा है। इसके अलावा जो 2020 में मिलियन ऑफ जॉब्स जो लोगों की खोई है वो वापस नहीं आने वाली। इसके अलावा क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो सोशल और इकोनॉमिकली लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है वो भी बहुत साल तक वो रहने वाला है इम्पैक्ट, और अनलेस ये इफेक्ट नहीं सही होगा जब तक हम इकोनॉमिक, सोशल और क्लाइमेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ना करें और अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को सस्टेनेबल वे में रिकवर ना करें। ठीक है, सिंपल बात है, कोविड-19 की वजह से जो भी लोगों पे सोशल और इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ा है वो काफी साल तक वो इम्पैक्ट रहेगा, और ये तब तक इम्पैक्ट सही नहीं हो सकता जब तक हम गवर्नमेंट कुछ इस तरह के मेजर्स नहीं ले सकती, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी किसमें, इकोनॉमिकल, सोशल और क्लाइमेट मेजर्स में। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, डिफरेंट कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई होगा, वो क्या कर रहा है, अपने हर एक कंट्री में क्या कर रहा है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, इसलिए क्या कर रहा है, कैपिटल इन्फ्यूज कर रहा है। जैसे हमने देखा हमारे बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड दे आर इंजेक्टिंग मैसिंग अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, ताकि लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको लो रखा जाए, फाइनेंशियल जो बबल ना बने, मतलब कि सिंपल बात है फाइनेंशियल ज्यादा क्राइसिस ना हो जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ना हो। इसके अलावा क्या है, फिस्कल डेफिसिट की कंसर्न देखने को मिल रहा है। आप सबको पता है इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा पड़ा है, हमने उस दिन ही पढ़ा था कि अब हम सोच रहे हैं कि 2024 तक शायद जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 4% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी है, इनके जो कंसर्न है वो ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो सोशल सेक्टर पे जो अपनी स्पेंडिंग है वो कट करेगी। मतलब कि देखो भाई, हेल्थ पे, एजुकेशन पे इंडिया को अपने ज्यादा खर्चा करना चाहिए। ठीक है, अभी हमने काफी न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे इंडिया बहुत कम परसेंटेज ऑफ जीडीपी का खर्च करता है। ठीक है, एज पर अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल एवरेज का। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट पड़ रहा है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट खुद डेप्ट में है, तो इसकी वजह से क्या है, जो हेल्थ और एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी उसको और कम करेगी, जिसकी वजह से जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हम नहीं पूरे कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो न्यू टेक्नोलॉजीज, इसकी वजह से क्या होगा, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ हमें एडवांटेजेस भी मिलेंगे ग्लोबल ट्रेड में, ताकि हम क्या कर सके, इंडिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन कर सके, और जो प्रोडक्शन सिस्टम को कंज्यूमर तक लेके आ सके। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट न्यूज आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, आईएमएफ, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रिलीज करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज की गई है। इसमें बोला है जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 2021 में माना जा रहा है 5.5% ग्रो करेगी, 2022 में 4.2% करेगी, लेकिन जो इंडिया का जो 2020 की जो ग्रोथ है वो 11.5% क्या है, शो कर रही है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी फास्टर रेट में इस साल एक्सपेंड होगी देन एक्सपेक्टेड अर्लियर, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो स्ट्रेंथन होगा, जिसकी वजह से क्या है, फर्दर कुछ पॉलिसी को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा क्या है, रिपोर्ट ने बोला है कि हमें स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की जरूरत है, मतलब सबको कोऑपरेट करना है। मल्टीलेटरल मतलब कि हर एक सेक्टर को आपस में कोऑपरेट करना है, चाहे स्टेक होल्डर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन सबको आपस में कोऑपरेशन करने की जरूरत है। एडुकेट असेस होना चाहिए इंटरनेशनल लिक्विडिटी में फॉर लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी, जो लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी है उनको हमें फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और उन्हें जो कोवैक्स फैसिलिटी, मतलब कि जो भी कोविड की जो वैक्सीन आ रही है उनके लिए हमें फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हम हर एक कंट्रीज को वैक्सीन का असेस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, ये रिलीज की गई है बाय यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अभी क्या है, ये देखा गया है 2020 में
ग्लोबल जो एफडीआई फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ये सभी का सभी कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से 42% ग्लोबल जो एफडीआई वो गिरा है, जो एस्टिमेशन था $59 बिलियन का, कि जिसकी वजह से 2019 में $1.5 ट्रिलियन हो जाएगा। लेकिन डिक्लाइन बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है। ठीक है, इंडिया में जो एफडीआई है वो 13% घटा है 2020 में, बूस्टेड बाय डिजिटल सेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। सिंपल बताया कि जो ग्लोबल एफडीआई है वो 2020 में 42% गिरा है और इंडिया में कितना गिरा, 13% गिरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ वेरियस अवार्ड्स हैं जो रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए गए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। पद्मा अवार्ड किसको मिला गया? देखो सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पद्मा अवार्ड को सबसे पहले 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है इंडिया का। मतलब कि किसी ने अगर अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो तो हम किसी भी सिविलियन को, किसी भी सिटीजन को हम क्या करते हैं, ऑनर करते हैं। 3 कैटेगरीज में इसे दिया जाता है। पद्म विभूषण किसी एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस में आपको कर दिया हो। पद्म भूषण उसको देते हैं फॉर अगर आप हायर ऑर्डर की किसी सर्विस में आपने अच्छा काम किया हो। पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। ठीक है, अवार्ड में कोई भी आपको अमाउंट नहीं मिलता, कोई कैश नहीं मिलता। ठीक है, और इसको एज अ सच आप यूज नहीं कर सकते एज अ टाइटल। आपको पता है आर्टिकल 18 के अंदर क्या है, इस किसी भी अवार्ड को आप एज अ टाइटल नहीं यूज करते। हम किसी भी सिर्फ एक आपकी जो डिग्री है उसको आप एज अ टाइटल यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल बात है। इसके अलावा जो टोटल नंबर अवार्ड इस साल में जो दिए गए हैं, ठीक है, वो किए 120 से ज्यादा नहीं दिए गए। ठीक है, इसमें हमने कुछ पोस्ट ह्यूमस अवार्ड्स नहीं गिने या एनआरआई फॉरेनर इनको नहीं गिना। देखो पोस्ट ह्यूमन की जो ह्यूमन जिनकी डेथ हो चुके हैं उनके बाद उनको अवार्ड मिल रहा है, उनको इसमें अभी काउंट नहीं करा है। तो इस तरह के जो अवार्ड है वो 120 से ज्यादा नहीं देते। नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस के हैं जो पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड थे, जिसका नेम है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसको सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट किया गया था। इसके बाद इन्होंने अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इन 3 अवार्ड्स को और प्लस किया, ऐड किया। गैलेंट्री अवार्ड हर अनाउंस किया जाता है साल में 2 बार, एक रिपब्लिक डे पे और एक इंडिपेंडेंस डे पे। ऑर्डर के प्रेसिडेंस का मतलब कि सिंपल बात ये है कि कौन सा अवार्ड सबसे ज्यादा वो है, मतलब कि हाईएस्ट है। ठीक है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है ना, जिसका रैंक ज्यादा है। देखो परमवीर चक्र सबसे पहले है, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। देखो यदि यूपीएससी पूछ लेता है तो इसको मतलब कि आप इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ऑफकोर्स हर बार तो कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, लाइक अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो देखना वहां पे आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इस साल पहली बार कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो 1999 में होता तो गैलेंट्री अवार्ड मिला गया है। ठीक है, अवार्ड जो ऑनर किया गया वो इंडियन सोल्जर्स को किया गया जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी गई थी ड्यूरिंग द क्लैश विद द चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। ठीक है, जो बल शक्ति पुरस्कार है इसे पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड देते थे फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। देखो बल शक्ति पुरस्कार को पहला क्या नाम था, नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, जो 1996 में इंस्टीट्यूट किया गया था ताकि उन चिल्ड्रन को रिकॉग्नाइजेशन दे सके जिनमें कुछ एबिलिटीज हैं और कुछ अचीवमेंट्स वो मतलब कि अचीव कर चुके हैं इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, स्कॉलरशिप अचीवमेंट, सोशल सर्विस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स या ब्रेवरी। जो बाल है इसे बाल कल्याण पुरस्कार पहले से नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड भी बोलते थे। इसको 1979 में इंस्टीट्यूट किया था ताकि हम उन चाइल्ड डेवलपमेंट जिन्होंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर में। ठीक है, ये अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, वो चाइल्ड जो इंडियन सिटीजन है और उसकी एज 5 साल से ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है, उस बच्चे को हम ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, ये बाल पुरस्कार है ना कि बल। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज बाय द जर्मन वॉच। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ही आता है। ठीक है, एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगा। देखो जर्मन वॉच है क्या, एक्चुअली एनजीओ है जो जर्मनी में। ठीक है, इंडेक्स ने एनालाइज किया है कि कितनी एक्सटेंट तक जो कंट्रीज हैं और रीजन्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं बाय द नेचुरल इवेंट्स जैसे स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव, इन सब की वजह से कितनों लोगों पे इम्पैक्ट है। ठीक है, इंडेक्स एनालाइजेस टू व्हाट एक्सटेंट कंट्रीज एंड रीजन्स have been affected by impact of weather related loss event like storms, flood, heat waves, etc. ठीक है, हाईलाइट्स क्या है, इंडिया 7th वर्स्ट हिट कंट्री है जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से क्या होती है, इफेक्ट होती है। सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड कौन सी है, मोजाम्बिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में सबसे ज्यादा लोग डाई होते हैं ड्यू टू दिस एक्सट्रीम एक्टिविटीज, एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटीज, लाइक सबसे ज्यादा मतलब 2 to 6, 7 लोग हर साल मरते हैं। इसके अलावा बिगेस्ट, अब ऑफ कोर्स देखो जहां पे वेदर कितना खराब होगा वहां पे इकोनॉमिकली लॉस भी उतने प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है।
तो 2019 में इंडिया का वेदर की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो $68,812 मिलियन हुआ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स तूफान चलेगा, तारे टूटेंगी, अब फ्लड आ जाती है, सारी रोड्स टूट जाती हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है, तो गवर्नमेंट को दोबारा बनाना पड़ता है ना, तो इकोनॉमी में भी लॉस होता है। फ्लडिंग जो हैवी रेन की वजह से आई है उसकी वजह से 1800 डेथ्स हुई हैं, जिसकी वजह से वह और 1.8 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, जिसमें से जो 6 साइक्लोन है 8 में से वो बहुत ज्यादा वेरी सीवियर कैटेगरी में थे। 2000 से 2019 में देखा जाए तो नियर अबाउट 4,75,000 लोगों ने अपनी लाइफ को, ये ग्लोबली की बात करिए, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, और अगर हम ग्लोबली देखें तो इकोनॉमिक लॉस हुए हैं इन 19 सालों में वो नियर अबाउट $2.5 ट्रिलियन हुए हैं। ठीक है, अभी क्या है, कोई भी कंट्री एक्सट्रीम इवेंट ऑफ वेदर से नहीं छूट सकती, इरेस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल लोकेशन। भाई अगर आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है तो भाई आप रह सकते हो, लेकिन अगर मतलब कि अगर कहीं भी आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो आप फिर भी क्लाइमेट वेदर की एक्सट्रीमिटी से नहीं बच सकते। जो पुअर कंट्रीज है ऑफकोर्स उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल है टू डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ हजार्ड एंड लोअर कॉपिंग कैपेसिटी, मतलब कि फिर वो रेजिलियंस भी नहीं कर सकते ना, रिकवर भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, सजेशन यही है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजीज को या तो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हैं उनको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। पुअर कंट्रीज को स्ट्रेंथन करना है और उनको कुछ हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ताकि वो उस लॉसेस और डैमेजेस जो वेदर की वजह से होते हैं उनके साथ डील कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डाटा जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डाटा जनरेशन प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर हुई। ठीक है, सबसे पहले हमें देखते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड। तो कितना इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंड, आपको यहाँ पे कंफ्यूज भी कर सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्या ऑप्शन देंगे। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का भी दे सकता है। ठीक है, तो या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी देख सकता है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो किसका ऑफिस है, अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंड। 1851 में सेटअप किया गया था, प्राइमरी इसलिए सेटअप किया था ताकि रेलवेज के लिए हम कोल डिपोजिट्स को फाइंड कर सके। ओवर द ईयर्स इसने स्टेटस अटेन कर लिया ऑफ अ जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन, मतलब कि शुरू हुआ था कोयले की खोज के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को बढ़ाता चला गया। इसका मेन फंक्शन क्या है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और मिनरल रिसोर्स को असेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। ठीक है, तो इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कोलकाता में। ठीक है, अभी क्या है ताकि हम अपने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को बूस्ट मतलब कि जल्दी कर सके, फास्ट कर सके, इसीलिए क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ हैज एम्बार्क टू कवर फॉलोइंग, कुछ नेशनल लेवल सर्वेस को क्या करेगा, फॉलो करेगा 2024 तक। पहला है नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग, इसमें क्या करेगा, ये ऑल इंडिया प्रोग्राम है, ये क्या करेगा हमारी कंट्री के एंटायर सरफेस एरिया को कवर करेगा बाय जियोकेमिकल सैंपलिंग। इसका यूज क्या है ताकि हम क्या कर सके, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे उनको हम मैनेज कर सकें, डेवलप कर सकें। एनवायरमेंटल इसमें यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ या और जो सोशल कंसर्न्स हैं या फिर कोई हिडन मिनरल डिपॉजिट है उनको ढूंढने में इसको यूज कर सकते हैं। किसको, नेशनल जियोकेमिकल मैप। देखो जियो मतलब अर्थ में केमिकल्स कहाँ पे हैं उनको मैप करना, सिंपल बात। और ये जो प्रोग्राम है ये हमारे इंडिया के एंटायर सरफेस एरिया में चलेगा। ठीक है, इसके बाद नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग जनरेट्स बेसिक एंड डिराइव्ड मैप्स ऑफ बोगर ग्रेविटी एनोमली एंड इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड करेक्टेड मैग्नेटिक टोटल फील्ड मैप ऑफ द कंट्री। इसमें क्या करेंगे, कुछ ग्राउंड ग्रेविटी और मैग्नेटिक सर्विस को हम कंडक्ट करेंगे। इसमें ये फ्रेमवर्क बताएगा कि किस तरह से हम एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजीज को डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल बात ये कि इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोकेशन पे कितना ज्यादा रिजर्व है, तो ताकि हम जो अपनी एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजीज हैं उनको अकॉर्डिंग रूल बना सके। इसके अलावा जो है नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम, ताकि हम क्या कर सके, जो डीप सीटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर जो लिथो यूनिट्स हैं जिसमें हम मिनरल्स को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, एंड जाके जो एग्जिस्टिंग मिनरल जोन है जहां पे मिनरल्स ऑलरेडी हैं उनको हम और एक्सटेंड कर सके और हम अंडरस्टैंड कर सके ऑफ शैलो क्रिस्टल आर्किटेक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल ऑकरेंस। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी शुरू किया ऑफ नेशनल जियोसाइंस डाटा रिपोजिटरी, जिसका एम ये है कि हम क्या करेंगे,
जो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको इंटीग्रेट करेंगे विद द सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जैसे ही और ऑर्गेनाइजेशन है उनके डाटा के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक रिपोजिटरी बनाएंगे, लाइक एक वेबसाइट बनाएंगे या फिर एक तरह का डाटा बुक बनाएंगे डिजिटल मीडियम में, जहाँ पे जो मल्टीपल लोग हैं या जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो इस रिपोजिटरी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। जो इस जैसी बॉडीज हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी बॉडीज हैं, उन सबके जो डाटाज हैं उसको इकट्ठा करके हम एक डिजिटल किसी भी वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो उस डाटा का असेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अप्रूव्स अ प्रपोजल टू लिवाई ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल। ठीक है, मतलब सिंपल बात ये है, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं जिसको आप डिस्कार्ड नहीं करते तो उन पे ग्रीन टैक्स एक लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं, पहली बात तो देखो वो बेसल जो नॉर्म्स जो हमारे भारत स्टेट नॉर्म्स हैं, ठीक है, अभी 6 चल रहा है, ऑफकोर्स वो पुराने होंगे तो वो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे होंगे तो उन पे ग्रीन टैक्स लगेगा। ऐसा किसने बोला? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। देखो ये वैसे एनवायरमेंट सेक्शन के अंडर ही कवर होती है। ग्रीन टैक्स इसको हम पोल्यूशन टैक्स भी बोलते हैं या एनवायरमेंटल टैक्स भी बोलते हैं। ये हम उन गुड्स से लेते हैं, उन गुड्स पे लगाते हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कोज करते हैं। प्रपोजल क्या, हम क्या करेंगे, जो व्हीकल जिनकी लाइफ 8 साल से कम है उन पे ग्रीन टैक्स लगेगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट एट अ रेट ऑफ 10 to 20% ऑफ 25%। जो भी आपका रोड टैक्स है उसका 10 से 25% टैक्स लगेगा ग्रीन टैक्स। ठीक है, इसके अलावा जो पर्सनल व्हीकल्स, मतलब कि जैसे आपके पास अपनी कार है, उन पे जो टैक्स लगेगा वो 15 साल के बाद, लाइक अगर जो आपने गाड़ी 2020 में ली है, ठीक है, वो गाड़ी 2035 के बाद उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे जो ट्रक हो गए, बस हो गए, उन पर जो टैक्स है वो 8 साल के बाद लगा करेगा। ठीक है, जो लोअर ग्रीन टैक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए लगेगा, जब जैसे जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जैसे यूपी की आपकी रोडवेज होगी या हरियाणा की रोडवेज होगी, उन पे जो ग्रीन टैक्स है वो थोड़ा कम लगा करेगा। डिफरेंशियल टैक्स लगेगा डिपेंडिंग ऑन फ्यूल, मतलब कि ऑफ कोर्स आपको पता है जो पेट्रोल के व्हीकल्स है वो थोड़ा कम पोल्यूशन एमिट करता है एज कम्पेयर टू डीजल। लेकिन अगर कोई डीजल की गाड़ी तो उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, कोई पेट्रोल की गाड़ी तो उस पर टैक्स कम लगेगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा अगर आपकी गाड़ी किसकी है तो उस पर हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, और उन व्हीकल्स को टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स है, लाइक हाइब्रिड, आपको पता है जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं वो पोल्यूशन कम फैलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे नहीं लगेगा टैक्स, सीएनजी व्हीकल्स पे नहीं लगेगा। ठीक है, और जो इथेनॉल एलपीजी व्हीकल्स है उन पे भी नहीं लगेगा। देखो इथेनॉल एलपीजी व्हीकल्स मैंने आपको पहले बताया हुआ, जैसे पेट्रोल में क्या कर देते हैं हम, कुछ 20% क्या कर देते हैं, बायोइथेनॉल ब्लेंड कर देते हैं। सिंपल बात ये, तो उन पे ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ग्रीन टैक्स से, उसको सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा और उस टैक्स को हम, उस पैसे को हम यूज करेंगे ताकि किस तरह से पोल्यूशन को टैकल कर सकें। ग्रीन टैक्स का क्या बेनिफिट है? ऑफकोर्स इससे हम पीपल को एनकरेज कर सकेंगे कि आप ऐसे व्हीकल्स को यूज ना करो जो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हो। इसके हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि उन मतलब कि व्हीकल्स पे स्विच हो जो कम पोल्यूशन फैलाते हैं और नए व्हीकल्स पे आप स्विच हो। इसके अलावा इस हिसाब से हम अपने पोल्यूशन लेवल को भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पोल्यूटर है उसको पोल्यूशन के लिए पे करना होगा। ठीक है, अदर एग्जांपल्स के ग्रीन टैक्स के इंडिया में क्लीन एनर्जी सेस जो किस पे लिया जाता है, जो कोल, लिग्नाइट और पीट को प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनसे क्लीन ग्रीन सेस को लिवाई किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है नेशनल वोटर्स डे पे, दैट इज 25 जनवरी को। ये एक सिक्योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, मतलब कि पीडीएफ वर्जन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का, जिसको आप मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो और कंप्यूटर से खुद प्रिंट करा सकते हो। डिजिटाइजेशन की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, मतलब कि डिजिटाइजेशन में क्या होगा, आपको वोटर आईडी कार्ड में डिले नहीं होगा और आप उसको एज अ फिजिकल कार्ड यूज कर सकते हो और उसको आप प्रिंट लेकर एज अ फिजिकल कार्ड उसको यूज कर सकते हो। जो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है वो डिजी लॉकर में भी सपोर्ट कर सकते हो। देखो डिजी लॉकर हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इशू कर रही है वोटर आइडेंटिटी कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट। देखो आपको पता है अगर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, मतलब ऑनलाइन हो जाता है, तो उसके बाद आपके हार्ड जो कॉपी है वो आपके घर पे पोस्ट होती है। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट इशू कर देगी डिजिटल फॉर्म में और आप उसको खुद प्रिंट आउट निकालो और उसको फिजिकल वे में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बायोकोल। रिसेंटली क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने सेटअप किया है बायोकोल प्रोडक्शन प्लांट। कहाँ पे किया है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हम वेस्ट को कन्वर्ट कर सके फ्यूल में पावर जनरेशन के लिए। बायोकोल आप सबको पता होगा, इट इज अ कार्बन न्यूट्रल सॉलिड बायोफ्यूल जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कोयल कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो अपने एमिशन को रिड्यूस कर सके। इसमें हम क्या करते हैं, जो ड्राई बायोमास है उसको इनर्ट एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते हैं हाई टेम्परेचर में, जिसका नाम किस प्रोसेस है, पायरोलिसिस। ठीक है,
नेक्स्ट है एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी राजस्थान। अभी क्या जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है जी आर्टिफिशियल सैंड है जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, शेप पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे साइज के पत्थर होते हैं उनको क्रश करके हम क्या करते हैं, इस सैंड को बनाते हैं, ठीक है, फिर वॉश करते हैं, उसको फाइनली ग्रेड करते हैं ताकि उसे हम एज कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकें। सिग्निफिकेंस का इस पॉलिसी का ताकि हम रिवर के सैंड पे डिपेंडेंसी को कम कर सकें और मैन्युफैक्चर्ड सैंड के यूज और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और जो वेस्ट की प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व कर सकें जो माइंस की वजह से आती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके लोकल लेवल पे। नेक्स्ट है पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो गाइस इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहाँ पे है, देखो सबसे पहले ये जो 1 गीगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के चिनाब रिवर पे बनेगा, ठीक है। पाकिस्तान ने भी कंसर्न रेज किए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, ये बोला कि इंडिया का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कंप्लाई नहीं कर। आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, जो 5 रिवर है पंजाब की उसको शेयरिंग के अकॉर्डिंग मतलब करेगा कौन कितना पानी शेयर करेगा। हाउएवर इंडिया ने मेंटेन किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट नहीं करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुआ था 2 नेशंस के बीच में, आपको पता है उसको ब्रोकर कराया था वर्ल्ड बैंक ने, इसलिए वर्ल्ड बैंक को इसके बीच में इसके अंदर क्या इंडस झेलम चिनाब रिवर्स को पाकिस्तान के लिए रिजर्व किया गया जबकि रावी ब्यास और सतलुज के इंडिया के लिए रिजर्व किया गया, ठीक है। लास्ट में की आकाश एनजी मिसाइल। अभी के रिसेंटली जो डीआरडीओ है उसने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया किसकी, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को, ठीक है। आकाश जो न्यू जनरेशन मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी जिसका एम ये है कि जो हम लो रडार क्रॉस सेक्शन जो एरिया थ्रेट्स है उनको काउंटर कर सके, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 28 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कल जो मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी तो उसमें एक जगह हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस करी थी, जरा हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, क्योंकि कुछ गलत हो गया था शायद जहां तक मेरे को याद है। जब हम एफडीआई की बात कर रहे थे, एक सेकेंड वेट, यस, जब हम कल ये रिपोर्ट कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिलीज बाय अनकडाट, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ग्लोबली जो एफडीआई है वो 42% फॉल हुआ है और मैंने ये बोला था कि इंडिया का 13% डिक्लाइन हुआ है। ये मैंने गलत बोल दिया था, इंडिया का 13% इंक्रीज हुआ है, वो भी डिजिटल सेक्टर की वजह से, ठीक है। तो यही करेक्शन थी जो मुझे करनी थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा अगर कोई बच्चा कमेंट करके मुझे करेक्ट करता है, क्योंकि देखो ह्यूमन ही है, ह्यूमन से मिस्टेक होती है और अगर कोई मुझे करेक्ट कर रहा है देन इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आप कभी भी अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत बता रही हूँ गलती से तो आप करेक्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने इंक किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ताकि क्या कर सके हम अपनी ग्लोबल एनर्जी की सिक्योरिटी को सस्टेनेबल कर सके, ठीक है गाइस। ये जो हमारा न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगा। ये जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है किस किस के बीच में, इंडिया आपको पता ही है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के लिए, ताकि हम क्या करें अपनी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के ऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर सके, स्टेबिलिटी बना सके और सस्टेनेबिलिटी बना सके, ठीक है। पार्टनरशिप की वजह से क्या होगा, इंडिया क्या बनेगा, एक तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल मेंबर बनेगा और कहीं ना कहीं नॉलेज का भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। पार्टनरशिप विल लीड टू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड वुड बी अ स्टेपिंग स्टोन, मतलब कि एक कदम ये कहीं ना कहीं दोनों की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया को एक मौका मिलेगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल मेंबर बनने में। अब अगर इंडिया फुल मेंबर बन जाता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट है, इंडिया को क्या बेनिफिट है, इससे क्या होगा, इंडिया को अलाउ होगा कि वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेकर सके क्रूड ऑयल रिजर्व में, टेक्निकली असिस्टेंस उसे मिलेगी स्पेशली क्लीन एनर्जी सेक्टर में और कुछ जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी इंडिया को मिलेगा ताकि वो क्लाइमेट और एनर्जी इश्यूज में बढ़कर क्या कर सके, अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर इंडिया फुल टाइम मेंबर बन जाएगा। सबसे पहले इंडिया की एंट्री से कहीं ना कहीं जो आईईए की जो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी अपरेटस है वो बढ़ेगा। इसके अलावा क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं
इनके साथ डील करने में इसको इजी होगा। अभी आपको पता होगा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये नाम से समझ में आ रहा है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं उन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ गल्फ कंट्रीज होगी, अरेबिक कंट्रीज होगी, वो सब इनके मेंबर है, ठीक है। हाउएवर कुछ प्री कंडीशंस है अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है, जो अभी इंडिया करंटली नहीं है, ठीक है। अभी देखो किसी भी चीज का मेंबर बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, तो इंडिया अभी क्या कंडीशंस हैं जो उसकी फुलफिल नहीं कर रहा है आईईए का मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले क्या है, इंडिया जो है वो मेंबर है किसमें, ओईसीडी में है। इसके अलावा इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है। इसके अलावा कम से कम आपको ऑयल स्टॉक्स मेंटेन करके रखने हैं एटलीस्ट 90 डेज ऑफ नेट इंपोर्ट, और इंडिया के बाद जो स्टॉक है वो ओनली 74 डेज के लिए। मतलब कि अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है तो उससे पहले दो कंडीशन है कि आपको ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए और उसके अलावा कि आपके पास ऑयल का इतना स्टॉक होना चाहिए अगले 90 दिनों का होना चाहिए। लेकिन इंडिया के पास कितना है, सिर्फ 70 दिनों का है। अब आपको थोड़ा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ चीजें जो होती हैं हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पेरिस बेस्ड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके अंदर अभी 30 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके, यूएसए। अच्छा गाइस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो, जब सभी कंट्रीज नहीं याद रखोगे तो यूएसए आपको पता होना चाहिए, चाइना है, नहीं है चाइना, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है आपको उनका पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या, इसको इसलिए क्रिएट किया था जब 1973 में ऑयल क्राइसिस हो गया था, तब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये मेंबर कंट्रीज को एडवाइस करता है कि किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को आप क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो और इकोनॉमिकली किस तरह से डेवलप कर सकते हो। 2017 में इंडिया ने आईईए को एज एन एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया था और अभी किसकी बात चल रही है, फुल टाइम मेंबर बनने की बात चल रही है। आईईए के अलावा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक या फिर ऑयल मार्केट जैसे रिपोर्ट्स को आईईए क्या करता है, पब्लिश करता है। नेक्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंडिया अनाउंसेस प्लेज ऑफ $1,50,000 टू यूएन पीस बिल्डिंग फंड। देखो इंडिया क्या है, हर जगह क्या कहीं ना कहीं क्या करता है, डोनेट करता है। तो जैसे यूएन पीस कीपिंग में भी करता है, ठीक है, यूएन की डिफरेंट बॉडीज में भी क्या करता है, इंडिया हमेशा पैसे फंडिंग करता रहता है। तो इंडिया ने अभी यूएन पीस बिल्डिंग फंड में इंडिया नियर अबाउट $1.5 लाख क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। ये जो हमारी न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा, बाकी पीस बिल्डिंग है तो आपको समझ में आ रहा है कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में भी कवर होगा। अभी क्या, जो पीस बिल्डिंग फंड क्या, ये यूएन का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ताकि हम क्या कर सके, कुछ कंट्रीज में पीस को सस्टेन कर सके। जैसे सीरिया जैसी कंट्रीज में जो रिस्क से क्या करती है, इफेक्ट करती है, या वहां पे कुछ एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वायलेंट कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर जो डोमेस्टिक क्लैशेस चल रहे हैं, जहां सिंपल बात है किसी भी कंट्री में पीस मेंटेन करने के लिए काम करेगी। वो अलग बात है इंडिया में खुद ही अभी पीस नहीं हो रहा है, इंडिया अपनी कंट्री में नहीं पीस कर पा रहा है, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हीं को नहीं वो एड्रेस कर पा रहा है, लेकिन हाँ इंडिया बाहर की जरूर करेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड ए हाइपोक्रेसी, ठीक है। अभी क्या 2020-2025 की स्ट्रेटेजी का पार्ट है, पीस बिल्डिंग फंड में नियर अबाउट $1.5 बिलियन चाहिए इन 4 सालों के लिए, ठीक है। जो पीस बिल्डिंग जो फंड है वो क्या करेगा, यूएन का रिस्पॉन्स है ताकि हम कुछ क्रिटिकल जो गैप्स हैं उनको पूरे कर सके। जैसे कुछ पीस बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जल्दी से जल्दी क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके, और ऐसी प्रोसेस से जहाँ पे रिस्क टॉलरेंट है, सिंपल बात है, जहाँ पे जो कंट्रीज रिस्क के क्या कर रही हैं, मतलब फेस कर रही हैं, और जो वहां पे पीस बिल्ड करने के लिए जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या कर सके, फास्ट कर सके। कैटलाइज मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को फास्ट करता है, सिंपल बात है, ठीक है। इसके अलावा जो पीस बिल्डिंग फंड है वो यूएन एंटिटीज में इन्वेस्ट विद यूएन एंटिटीज, गवर्नमेंट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल बैंक, इन सब में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीबीएफ क्या करता है, मेनली पीस बिल्डिंग कमीशन को फाइनेंस करता है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो पीस को सपोर्ट करती है जहां जिस कंट्री एक कन्फ्लिक्ट से इफेक्टेड है। पीस बिल्डिंग इज वन अमंग अ रेंज ऑफ एक्टिविटी जो यूएन के द्वारा ली गई है ताकि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रख सकें। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज है जो यूएन करती है,
सबसे पहले कंफ्लिक्ट प्रिवेंट कर सके, जैसे डिप्लोमेटिक मेजर्स के थ्रू। मतलब कि ये नहीं है कि अगर दो कंट्रीज में कंफ्लिक्ट हो रहा है तो आपको वॉर ही करना, नहीं। डिप्लोमेटिक मेजर्स की है कि आपका जो इंटेलिजेंसिया है वो आपस में बैठ के क्या करे, बातचीत करे और उसको क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स से जो कंफ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट करे, ठीक है, ताकि इंटरस्टेट और जो इंटरस्टेट जो टेंशन है या डिस्प्यूट्स हैं हमको हम क्या कर सके, बचा सके और वो वायलेंट ना हो सके, ठीक है। जैसे आपको पता है इंडिया और चाइना में गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो वो जो कभी भी जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमेशा डिप्लोमेसी से काउंटर किए जाते हैं। इसके अलावा पीस मेकिंग है यूएन का अलग काम, जिसमें क्या करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस कर सके, स्पेशली उसको रिजोल्व कर सके डिप्लोमेटिक एक्शन के थ्रू, ताकि हम कुछ एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट पे लेके आ सके। मतलब कि ऑफकोर्स जब नेगोशिएशन मतलब कि दो डिफरेंट कंट्रीज के आपस में बातचीत करो और एक एग्रीमेंट पे लेके आओ। पीस एनफोर्समेंट करना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कोएर्सिव मेजर्स लेते हैं, ठीक है। कोएर्सिव मेजर मतलब कि आपको हार्ड सेक्शन लेना, ठीक है, जैसे आप मिलिट्री फोर्स का यूज करना, देखिए वायलेंट होता है मेनली, ठीक है। इसके अलावा पीस कीपिंग क्या करती है, ये क्या करती है, सीज फायर या फिर जो पीस एग्रीमेंट है इनको इम्प्लीमेंट करती है। इट इज टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीज फायर और द पीस एग्रीमेंट, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ऑफ बजट बोरिंग्स अ वे टू कंटेन फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये जो हमारा न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा अंडर जीएसटी। किस तरह से हम अपने जो हमारा इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। अभी हमने 2 बार ये न्यूज को अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी विद इन 1 वीक। तो अभी ये जो अभी न्यूज है दैट इज ऑफ बजट बोरिंग। एक सेकेंड, ऑफ बजट बोरिंग्स क्या होती हैं या फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि जो आपके बजट में नहीं हो, वो कुछ लोन्स होते हैं जो आप डायरेक्टली सेंटर से नहीं लेते लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेते हो, समझ गए। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले रहे लेकिन आपने ओएनजीसी से ले लिया जो कि एक पीएसयू है, ठीक है, या फिर एचपीसीएल से ले लिया जो कि एक पीएसयू। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब कि 51% से ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो ऑफ बजट बोरिंग क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ कंपनीज हैं जिनको लोन चाहिए लेकिन वो लोन सेंटर से नहीं लेते लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे ही लेते हैं, ठीक है। सिंस क्या है, जो लोन की लायबिलिटी होती है वो सेंटर पे नहीं होती है फॉर्मली, तो लोन क्या होता है ये फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो जो लोन होगा वो फिस्कल डेफिसिट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐड होगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ना लेके पीएसयू से ले रहे हो तो वो फॉर्मली सेंटर में काउंट नहीं होगा और वो लोन आपके फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा। सिंपल बात यही है, फिस्कल डेफिसिट को अगर आपको घटाना है तो आप, ये बात है कि कान एक तरफ से नहीं दूसरी तरफ से पकड़ लो, है तो वो घाटा ही लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा और वो लोन फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होगा। इस बोरोइंग्स का एक तरह का एक तरीका है तो ताकि सेंटर क्या कर सके, उन कंपनीज के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस भी कर सके और साथ ही साथ जो डेप्ट है वो उसे शो भी ना कर सके। सिंपल बात है ना, क्योंकि वो जो डेप्ट है जो वो लोन आएगा वो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। मतलब 2 काम डायरेक्ट हो रहे हैं, आप फाइनेंस भी कर पा रहे हो कंपनीज को और आपका जो डेप्ट है वो ऑन पेपर भी काउंट नहीं होगा। अभी क्या जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक अगर आपको गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ समझनी है, ठीक है। जितना अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब उस कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो उतनी ही खराब है, ठीक है। और इसी फिस्कल डेफिसिट को देख के जो डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो उस कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ को क्या करती है, रेट करती है, ठीक है। इसलिए क्या है, जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं ताकि हम फिस्कल डेफिसिट को अपनी एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रख सके। जैसे अभी हमारा एम है कि 4% रखना है, ठीक है। हाउएवर ये बोरिंग है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनता। आपको पता है हमारे डिफरेंट क्या है, मतलब कि फंड्स है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स हो गया हमारा, ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्टीजेंसी फंड है, ठीक है। तो इस तरह के 3 हमारे फंड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। ये जो बोरिंग है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनाती लेकिन एक, और ये ना ही पार्लियामेंट के कंट्रोल में आता है ये पैसा। हाउएवर जो इंटरेस्ट होता है इस सब लोन पे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाला जाता है। इसके अलावा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है 2019 में, उन्होंने कुछ कंसर्न शो किया है ऑफ बजट बोरिंग पे। इन्होंने क्या बोला है, जो बोरिंग इस ऑफ बजट बोरिंग के थ्रू जो बोरिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और इनको डील करने के जो रूल्स हैं या जो फ्रेमवर्क है उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ना ही उन ऑफ बजट बोरिंग्स को मैनेजमेंट करने की कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बोरिंग्स हैं कहीं ना कहीं क्या है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, फुल डिस्क्लोज नहीं करती है
वो दूर हटते हैं, ठीक है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज शाइंग अवे फ्रॉम मेकिंग फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, क्योंकि कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है ना। नेक्स्ट न्यूज है मेघालय गवर्नमेंट टास्क टफ ऑन इलीगल रेड होल माइनिंग। देखो गाइस हमने पहले भी डिस्कस किया था, रेड होल माइनिंग क्या होती है, ये इलीगल माइनिंग होती है। मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम थोड़ा मतलब कि ज्यादा गहरे नहीं डिग करते, टनल्स को नैरो डिग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं वहां पे इलीगल माइनिंग की जाती है और चिल्ड्रन को मतलब कि उसमें इंक्लूड किया जाता है। सिंपल बात ये, ठीक है। तो मेघालय गवर्नमेंट टॉक करिए किस तरह से जो इलीगल रेड होल माइनिंग है उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। ठीक है, रेड होल माइनिंग में क्या करते हैं हम कुछ नैरो टनल्स को डिग करते हैं जो 3 से 4 फीट हाई होती है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो मोस्टली चिल्ड्रन होते हैं, वो एंटर करते हैं और वहां से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल टनल होते हैं इसी को हम रेड होल्स बोलते हैं, जो जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन फिट हो सकता है। ये जो माइंस होती हैं इसमें ये हॉरिजॉन्टल चैनल्स में होती है जो कॉन्स्टेंट रिस्क में है ऑफ केविंग इन और फ्लडिंग, मतलब कि फ्लडिंग भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, मेघालय में होते हैं, क्योंकि वहां पे कोयल का रिजर्व बहुत ज्यादा है, वहां पे मिल जाता है। 2014 में जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने रेड होल माइनिंग को बैन किया था जो मेघालय में था, ये बोल के कि ये कहीं ना कहीं अनसेफ है और अनसाइंटिफिक है, किसके लिए, वर्कर्स के लिए। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो एनजीटी का 2014 के ऑर्डर को क्या किया, फेवर किया, लेकिन ये बोला कि जो कोल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसे कोल को हमें ट्रांसपोर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया कि 1.77 लाख मेट्रिक टन अभी तक ट्रांसपोर्ट हो चुका है, लेकिन 2019 में स्टेट ने गवर्नमेंट ने रिवाइज करके बोला है कि 32.57 लाख मेट्रिक टन, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट वाज इन्फॉर्म दैट 1.7 lakh metric tons was yet to be transported, but in 2019 the state government revised this to be 32.57 lakh metric ton। सिंपल बात ये देखो, हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था रेड होल माइनिंग, आई थिंक दिसंबर में पढ़ा था, तो उसमें यही था। देखो 2014 में एनजीटी ने बैन कर दिया, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के इस जो जजमेंट को क्या किया, सपोर्ट किया, लेकिन ये बोल देता जो कोल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसको ट्रांसपोर्ट कर दे। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जो 2 लाख जो मैट्रिक टन कोयला है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन 2019 में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिवाइज करके बोला कि नहीं भाई 2 लाख नहीं, नियर अबाउट 32 लाख मैट्रिक टन जो कोयला है वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अभी रेड होल माइनिंग के क्या इंपैक्ट है, सबसे पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये इसमें मेनली जो वर्कर्स यूज किए जाते हैं वो चिल्ड्रन को किया जाता है। इसके अलावा जो मेघालय में जो माइनिंग एरियाज में जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए अच्छा नहीं होता, ना इरिगेशन के लिए अच्छा होता, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो टॉक्सिक होता है। इसके अलावा अगर हम ये माइनिंग बैन करेंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड होगी किसकी, रिहैबिलिटेशन की और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की फॉर लोकल पीपल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी फॉर द पावर सेक्टर सजेस्ट रिफॉर्म्स फॉर डिस्कॉम। ठीक है गाइस, अगेन ये जो न्यूज है हमारी, देखो गाइस क्योंकि पावर सेक्टर की बात हो रही है तो एनर्जी सेक्शन में कवर होगा, ठीक है, तो एनवायरमेंट में कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, एक पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है जो कुछ रिफॉर्म्स की बात करे, किसकी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके रिफॉर्म्स के लिए बात हुई है। कमेटी ने हाईलाइट किया क्या इश्यूज हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, जैसे हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया, इनसफिशिएंट एंड इरेगुलर रेवेन्यू नहीं हो रहा उनको, या ऑपरेशनल लॉसेस बहुत हो रहे हैं, और इसके अलावा जो आपको पता है ना जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ओवरड्यूज और जो डेप्ट है वो बहुत ज्यादा जो इश्यूज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फेस कर रही हैं। इसके अलावा जो एवरेज ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन लॉसेस होते हैं वो अभी 21.4% है, जो कि सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स कितने ज्यादा लॉस में चल रहे हैं जरा हम ये देख लेते हैं। 2018-19 में नियर अबाउट की 85,000 करोड़ के लॉस में है, और पेंडेमिक की वजह से इनकी सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो गई है, ठीक है। अभी कमेटी ने क्या रिफॉर्म सजेस्ट किया है, इन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप किस पे रहनी चाहिए, स्टेट पे। मतलब सिंपल बात ये है कि जो भी डिस्कॉम्स अभी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाइए तो वो ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ानी चाहिए, और पावर सप्लाई के जो लाइसेंस है हमें प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट और प्रीपेड मीटर्स की बात करें, कि आपको पता है आज से नहीं 1 साल पहला हो गया हम इसकी बात कर रहे हैं, स्मार्ट और प्रीपेड मीटरिंग की बात करिए ताकि जो अनवांटेड कंजप्शन है उसको हम रिड्यूस कर सके, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे इलेक्ट्रिक सब्सिडी में, मतलब कि अगर 2000 का बिल है
तो आप जो कंज्यूमर है वो 2000 का बिल ही देगा, लेकिन अगर उसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 1000 रुपए की, तो वो 1000 रुपए उसके डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर वो डीपीटी नहीं देते, अगर वो डायरेक्ट कंपनीज को देते हैं गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं जो डिस्कॉम कंपनीज को जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा डिले होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन रखा जाएगी जो लोग पावर चोरी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉस सब्सिडी चार्जेस हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पे लगते हैं। क्या इनिशिएटिव हैं जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए लिए गए हैं, अभी के 90,000 करोड़ रुपीस इनको इन्फ्यूज किए गए हैं ताकि जो ड्यूज थे डिस्कॉम्स के उनको क्या कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज में डिस्कॉम को प्राइवेटाइज किया है और जो पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप को कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कुछ स्टेट्स में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर भी अमेंडमेंट लेके आए ताकि हम डिस्कॉम्स की जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना एक स्कीम, उदय स्कीम लेके आए हैं ताकि जो डिस्कॉम्स के जो फाइनेंशियल टर्नओवर है उनको हम क्या कर सके, अच्छा कर सके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहले प्रगति, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। रिसेंटली क्या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 35th जो एडिशन मतलब प्रगति का जो सेशन है उसको क्या किया है, चेयर किया है। ये हर एक 4th वेडनेसडे पे होता है हर एक मंथ की, जिसे प्रगति डे बोलते हैं, ठीक है। हर एक मंथ का जैसे ये चौथा महीना है उसके 4th मतलब उसके वेडनेसडे को होता है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मेनली यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ डाटा, कुछ जियो इन्फॉर्मेटिव डाटा होता है उसको हम शो करते हैं ताकि जो हमारा जो आम आदमी है उसकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उसके जो दुख दर्द है उसको पूरा कर सके और कुछ क्या कर सके, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं सेंटर के, स्टेट के, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सके, मॉनिटर कर सके और रिव्यू कर सके क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ग्रांट्स रुपीज नियर अबाउट 12,351 करोड़ फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन 18 स्टेट। अभी क्या रूरल लोकल बॉडीज को ग्रांट दिए गए हैं, वो किसके कहने पे, आपको पता है जो ग्रांट्स है वो फाइनेंस कमीशन ही अप्रूव करता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे रूरल लोकल बॉडीज को ग्रांट किया गया है, रिलीज किया गया। ये 3 टायर ऑफ पंचायती लॉज को प्रोवाइड किया जाएगा, विलेज को, ब्लॉक को, डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। आपको पता होगा हमारे जो पंचायती राज है उसमें 3 टायर गवर्नमेंट है, विलेज पे, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन ने 2 तरह के ग्रांट्स को रिकमेंड किया है, एक बेसिक और एक टाइटिव है। ये जो न्यूज है हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस में कवर होगी, ठीक है। बेसिक ग्रांट्स क्या होते हैं, वो यूनाइटेड होते हैं और इसको लोकल बॉडीज के द्वारा यूज किया जा सकता है किसी भी स्पेसिफिक फेल्ट नहीं, मतलब कि जहां पे आपको लग रहा है जरूरत है खर्च करने का वहां पे जरूरत कर सकते हो, जैसे सैलरी देने में या फिर किसी और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में। अगर आप टॉयलेट्स बना रहे हो या फिर कुछ अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा टाइट ग्रांट्स क्या होते हैं, जो बेसिक सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि सैनिटेशन के लिए या फिर ओपन डेफिकेशन फ्री को मेंटेन करने के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, वाटर रिसाइकलिंग, इन सब में एक्सपेंस करने के लिए आप टाइट ग्रांट्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपने जो न्यू पढ़ा है वो 2 तरह के ग्रांट्स पढ़े, दैट इज द बेसिक ग्रांट एंड टाइट ग्रांट। तो आई होप आप ये नहीं बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक ग्रांट एंड द टाइट ग्रांट। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट टू लॉन्च कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे विद रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी। देखो गाइस अभी के जो ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है वो क्यों मतलब कि हर 5 साल में एक बार इसे मतलब पब्लिश किया जाता है। कंडक्ट कौन करता है ये सर्वे, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस करता है, NSSO करता है। इसका एम क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि डिफरेंट जो घरों में क्या स्पेंडिंग का क्या पैटर्न है, अर्बन में, रूरल में, मतलब कि डिफरेंट जगह पे कौन कितना एक्सपेंड करता है। सिंपल एक पैटर्न को वो क्या करता है, सर्वे करता है। ये करता है कि अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ प्राइस इंडेक्सेस को फाइनलाइज करते हैं उस ईयर के सर्वे पे, उसको फिर बेसिस फिक्स करते हैं। मतलब कि हर 5 साल में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं घर का, अर्बन का अलग करते हैं, रूरल का अलग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि घरों में जो एक्सपेंडिचर का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो किस तरह से है, उस हिसाब से हम कुछ प्राइस इंडेक्सेस हैं जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस तरह के जो प्राइस इंडेक्सेस हैं उनको हम क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं और उस ईयर को एज बेस ईयर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे 2014-15 जो लास्ट हुआ था उसको हमने बेस ईयर बना रखा है ताकि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मेजर करने की, ठीक है। लास्ट जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था वो 2017-18 में हुआ था, जो पुअर डाटा क्वालिटी से सपोर्ट हुआ था, क्यों, सर्वे बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल कमेटी। अभी के रिसेंटली जो टेक्सटाइल कमेटी है उसने क्या किया है, एक सेकेंड रिसेंटली क्या है,
हाँ, टेक्सटाइल कमेटी ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, किसके साथ, निसेंकेन क्वालिटी इवोल्यूशन सेंटर जापान का, जो क्या करेगा, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा। कहाँ पे, जापान में। जो टेक्सटाइल कमेटी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। देखो भाई, ये तो आपको याद रहेगा कि टेक्सटाइल का मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एम क्या है कि जो टेक्सटाइल की जो क्वालिटी है उसको अच्छा बना के रखना और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उनको अच्छा बनाए रखना, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी। जो इस कमेटी के चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, ठीक है। ये ओनली बॉडी है जो प्रोवाइड करती है हर एक क्वालिटी रिलेटेड नीड्स की ऑफ एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्मेट ऑन पैन इंडिया बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या है, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनल कस्टम डे को डेजिग्नेट किया गया है, जो कि हर साल 26 जनवरी को बनाया जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे होता है, लेकिन इसके अलावा अब से 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे भी बनाया जाएगा। और ये जो डे किया है डेजिग्नेट, वो किसने किया है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसका मिशन यही है कि किस तरह से हम अपने कस्टम जो भी रिलेटेड आपके टैक्स वगैरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो मैटर है उनको हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में क्या कर सके, मतलब कि एनहांस कर सके। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है, कोऑपरेट करता है, कैपेसिटी को बिल्ड करता है, ताकि ट्रेड क्या है, लीगल जो ट्रेड है वो इजी रहे, ठीक है। फेयर वे में आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सको, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सको, लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके एंड सपोर्ट टू कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के 83 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका मेंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिस्पॉन्सिबल है, एक सेकेंड, which is responsible for managing more than 98% of world trade, ठीक है। जो 98% से भी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड को क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आप सबको पता ही होगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन द अपर कोर्स ऑफ नर्मदा। ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसमें एक भूर सिंह जो कि 12 सिंह है, जिसको हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ का फ्लोरा क्या है, साल है और डिसीडियस फॉरेस्ट है, जैसे बैम्बू, तेंदू, साल, जामुन, अर्जुन, यह सब यहाँ का फ्लोरा है। फोना क्या है, यहाँ पे बारहसिंगा मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। टाइगर, लिपर्ड, ढोल, बियर, गोल और इंडियन पाइथन, ये सब आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। लास्ट में आपकी नकुला, ये हमने पढ़ा था क्योंकि इंडिया और चाइना में टेंशन द्वारा चल रही है। अब ये सिक्किम और तिब्बत बॉर्डर में है, जहाँ पे रिसेंटली द्वारा इंडिया और चाइना में क्लैशेस हुए हैं। इसके अलावा सिक्किम में जो और पासेज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी वेव में, डोंगखाला, गोइचला, जेलपला, नथुला। जो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आपने जेलपला, नथुला और नकुला पढ़ा होगा, लेकिन डोंगखाला, गोइचला शायद ना पढ़ा हो। तो यहीं पे आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और चाइना में और कौन से पासेज हैं जो पास होते हैं, हिमाचल प्रदेश का शिपकिला होता है, उत्तराखंड में लिपू लेक है और अरुणाचल प्रदेश का दीपू पास और जम्मू कश्मीर का अगेल पास है जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये न्यूज पूरी ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो सबसे पहले सिक्किम में जो पासेज है उसको आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया और चाइना में और कौन कौन से पासेज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस विजन की 29 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस आज जो मैगजीन है जल्दी अपडेट हो गई, तो मैंने वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दी, ठीक है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आउटलाइन किए हैं 8 प्रिंसिपल, किस तरह से जो इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम दोबारा रिपेयर कर सके, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो इंडिया चाइना की रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो लास्ट ईयर आपको पता है जैसे इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसकी वजह से क्या है, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या हुई है, एक सेकेंड, हाँ। सो गाइस हम क्या बात कर रहे थे कि इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप बिगड़े थे लास्ट ईयर, उसकी वजह से ईस्टर्न लद्दाख में जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं या डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, ठीक है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप वाज सीवर्ड एज डेवलपमेंट क्या कहीं ना कहीं क्या हुई है, ईस्टर्न लद्दाख में इम्पैक्ट हुई है। अभी क्या जो 9th राउंड ऑफ एक
सीनियर कमांडर लेवल टास्क। देखो गाइस, टास्क के भी लेवल होते हैं, लाइक ज्वाइंट सेक्रेटेरिएट लेवल, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेवल की जो टॉक्स होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये जो अभी टॉक्स हुई है वो कौन से लेवल की हुई है, सीनियर कमांडर लेवल के लेवल की टॉक हुई है। जिसमें क्या हुआ है, अभी आपको पता है नॉर्दर्न सिक्किम में अभी नथुला पे क्या है, द्वारा इंडिया और चाइना में कुछ न कुछ फेस ऑफ देखने को मिला है, ठीक है। ऑल्सो 2020 से पहले भी क्या है, कहीं ना कहीं कॉपरेशन और कंपटीशन दोनों में है इंडिया और चाइना में, जिसकी वजह से चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान के टेररिस्ट जो यूएन ने पाकिस्तान के टेररिस्ट को लिस्ट किया हुआ है उसे भी ब्लॉक कर दिया। आपको दिख ही रहा होगा जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसकी वजह से चाइना क्या करती है, पाकिस्तान को फेवर करती है और यूएन की लिस्ट में जो भी पाकिस्तान का टेररिस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो चाइना ने उस पर क्या किया, ब्लॉक किया उसके। इसके अलावा इंडिया ताकि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में मेंबर बन जाए, उसके मेंबरशिप को भी उसने क्या किया, अपोजिशन किया, ठीक है। सिंपल बात आप देख रहे हो कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को फेवर कर रहा है पूरा पूरा, और इंडिया को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लाइक चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको बल्कि फेवर कर रहा है, और इंडिया को ताकि एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में मेंबरशिप ना मिले उसको क्या कर रहा है, जानबूझ के वो चाहते हैं कि वो ना मिले, इसलिए उसकी मेंबरशिप को अपोज कर रहा है, ठीक है। इसके पहले क्या है, जो ईएम ने भी क्या किया था, कुछ 8 पॉइंट्स प्रपोज किया था, जिसमें प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए ताकि दोनों नेशन एक दूसरे से क्या कर सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है। सबसे पहले यही है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट में इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, उनमें जो भी आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स पे आप स्ट्रिक्टली क्या करो, उसको कंप्लाई करो। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी पूरी अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो भाई, हमने एक पहले भी डिस्कशन किया था, ये जून जुलाई में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक विजन के जब मैं मंथली करंट अफेयर्स भी कराते थे, तो उसमें ये बताया था जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो डेफिनेशन है वो चाइना कुछ मानता है, इंडिया कुछ मानता है, जिसकी वजह से भी क्या ना इस डेफिनेशन की अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं हो पाती। इसके अलावा हमें क्या करना है, आपको पता है जो मल्टीपोलर एशिया, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसके अलावा हमने कुछ और जो इंटरेस्ट है उस पर अपनी सेंसिटिविटी दिखाओ। आपको पता है इंडिया और चाइना का इकोनॉमिकली दोनों एक दूसरे पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें और इंटरेस्ट को अपना फायदा देखना चाहिए। इसके अलावा हमें पीस मेंटेन करके रखनी चाहिए, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम ओवरऑल टाइप्स को अपनी एडवांस कर सके। इसके अलावा क्योंकि देखो दोनों के दोनों राइजिंग पावर्स हैं, सबके इंडिया और चाइना दोनों के अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, और हम अपने अपने इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने क्या करना चाहिए, जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, उनको हमें मैनेज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आप सबको पता है, क्योंकि हम इंडिया और चाइना दोनों के आपस में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो इसलिए जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हमें मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा दोनों जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अभी की लड़ाई से ये ना हो कि आगे तक हमें कोई इफेक्ट पड़े। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि 3 म्यूचुअल को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंडिया और चाइना को आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और म्यूचुअल इंटरेस्ट, ताकि हमारे इंडिया और चाइना में जो टाइज हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री ने अभी एड्रेस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में दावोस एजेंडा, ठीक है। ये जो न्यूज है हमारी अगेन गए इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी गया देखो दावोस एजेंडा क्या है, इट इज द मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल लीडर्स, ताकि हम क्या कर सके, कुछ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और पार्टनरशिप को शेप कर सके। जो अभी कोविड-19 की वजह से जो चीजें अभी चैलेंज जिसको मिला है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर सके, कुछ न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू पॉलिसीज या न्यू पार्टनरशिप को हम क्या कर सके, शेप कर सके, ठीक है। 7 थीम्स हैं किसकी, दावोस एजेंडा की, कि किस तरह से हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं, किस तरह इकोनॉमी को अपनी बूस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी फॉर गुड। मतलब देखो आपको पता है टेक्नोलॉजी हमेशा गुड और बैड दोनों लेके आती है, तो हमें टेक्नोलॉजी किस तरह से गुड के लिए यूज कर सके, सोसाइटी एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, बेटर बिजनेस, हेल्दी फ्यूचर्स एंड बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स, इन सब पे ये 7 थीम्स हैं किसकी, दावोस एजेंडा की, ठीक है। दावोस एजेंडा क्या होता है, इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया है, जिसका एम यही है कि हम किस तरह से ग्लोबली इकोनॉमिकल और सोशल सिस्टम को क्या कर सके, ज्वाइंटली और अर्जेंटली बिल्ड कर सके, ताकि हम जो पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है उसको और ज्यादा फेयर बना सके, सस्टेनेबल बना सके और रेजिलियंट बना सके, ठीक है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट देखो, आपको समझ में आ गया। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर एक दावोस एजेंडा है, ठीक है। दावोस एजेंडा क्या है, ताकि हम क्या कर सके, जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज कर सके, ताकि जो भी नए चैलेंजेस है जो कोविड की वजह से आए हैं उसको हम शेप कर सके, ठीक है। क्या 7 थीम्स है एजेंडा की, वो हमने पढ़ लिया है। दावोस एजेंडा ने अभी क्या लॉन्च किया है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है।
जिसके अंदर यही है कि हम अपने ग्लोबल के इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को और ज्यादा फेयर बना सके, सस्टेनेबल बना सके। अब इसी ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट को और ज्यादा फेयर आउटकम्स लेके आ सके। इसके अलावा हमें इंश्योर करना है जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो मतलब कि ऑफ कोर्स अच्छे के लिए आए, ठीक है। हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज का जो गोल्स है वो अचीव हो, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी है। ये ना हो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी रिच है वो बहुत ज्यादा और रिच हो, ऐसा ना हो। मतलब कि जो भी गोल्स है सबके अचीव हो, इक्वालिटी है, सस्टेनेबिलिटी है। इसके अलावा हम क्या कर सके, जो 4th इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के जो इनोवेशन है उनका फायदा उठा सके ताकि पब्लिक गुड को सपोर्ट कर सके। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम यही है कि हम क्या कर सके, वर्ल्ड को इंप्रूव कर सके ताकि उनके बिजनेसेस, पॉलिटिकल, एकेडमिया या जो भी डिफरेंट लीडर्स हैं पर्टिकुलर कंट्री के, उनको एंगेज कर सके ताकि हम अपना ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्रियल जो एजेंडाज हैं उनको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। एस्टेब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब देखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है। सबसे पहले ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं हम। डार्क मैटर नॉट सुपर हैवी और सुपर लाइट इन फर्स्ट साइंटिस्ट कैलकुलेट इट्स मास रेंज, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अब हम पढ़ते हैं भाई इसमें है क्या। अगेन वेट, हाँ गाइस, तो हम अपना बात कर रहे थे कि डार्क मैटर ना ही सुपर हैवी होता है ना ही सुपर लाइट होता है। पहला साइंटिस्ट ने ऐसे बोला, लेकिन अब साइंटिस्ट कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब उससे पहले पढ़ने से पहले भी हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है। देखो क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है, एक्चुअली जो आइंस्टाइन के जो क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट हैं और साथ में जो जनरल रिलेटिविटी के कंसेप्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। देखो भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, ना हमें साइंस में पीएचडी कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। जितना लिखा है बस उतना समझो, ठीक है। क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस्टाइंस के जो क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट है और जो जनरल रिलेटिविटी के कंसेप्ट है उनके कॉम्बिनेशन है, जिसने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो ग्रेविटी है वो काम करती है यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उन पे किस तरह से ग्रेविटी वर्क करती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो आइंस्टाइन ने कंसेप्ट्स दिए थे उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम ग्रेविटी। सिंपल समझ में आ गया। क्वांटम ग्रेविटी की हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि ग्रेविटी यूनिवर्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उन पे किस तरह से काम करती है, ठीक है। रिसर्च ने ये शो किया है जो डार्क मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं ये ना ही बहुत ही कम हल्के भी नहीं होते और बहुत ही भारी नहीं होते। इट इज नाइदर सुपर लाइट नॉर सुपर हैवी, ठीक है। अनलेस जब तक नहीं होता जब तक इन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, और एक कौन सा फोर्स एक्ट नहीं करता ये अभी तक हमें पता भी नहीं है, ठीक है। अभी जो रिसर्च हुई है इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद इस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमें नहीं पता डार्क मैटर पे कौन सा फोर्स लगता है, लेकिन अभी जो रिसर्च हुई है उससे शायद हमें इस फोर्स के बारे में पता चल जाए। जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इट इज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ द यूनिवर्स। रफली जो 27% है वो डार्क मैटर है जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द गैलेक्सीज टुगेदर, ठीक है। डार्क मैटर की वजह से जो गैलेक्सीज हैं वो इकट्ठे यूनिवर्स में रह रहे हैं। इसके अलावा जो 68% जो यूनिवर्स का है वो डार्क एनर्जी से बना हुआ है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से जो यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हुआ जा रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ गया। यूनिवर्स है, यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक डार्क एनर्जी एक डार्क मैटर, ठीक है। जो डार्क मैटर है वो नियर अबाउट 27% है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो यूनिवर्स में इतनी सारी जो गैलेक्सीज हैं वो आपस में रह रही हैं। डार्क एनर्जी नियर अबाउट हमारे जो यूनिवर्स में है वो 68% है जो रिस्पॉन्सिबल है कि आज भी जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल किस पे डिपेंड है, डार्क एनर्जी पे, ठीक है। जो डार्क मैटर होता है वो कंप्लीटली इनविजिबल होता है लाइट पे या फिर किसी और तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, आप उसके थ्रू भी इस मैटर को नहीं देख सकते। और इसमें करंट जितने भी अभी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इस डार्क मैटर को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं मोशंस ऑफ क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज को और साथ ही एंटायर यूनिवर्स के कुछ स्ट्रक्चर को हमें बताते हैं, ठीक है। अभी क्या साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो अभी पता लगा रहे हैं जो
क्या मास की क्या रेंज है विद इन विच पार्टिकल दैट कुड मेक अप डार्क मैटर में लाई यूजिंग क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम ग्रेविटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, पता लगा रहे हैं कि कितना उस पार्टिकल का क्या मास हो सकता है जिसके अंदर जो डार्क मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब कि कितने, मतलब कि वेट के जो डार्क मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो मिलके डार्क मैटर बना रहे हैं, उनके मास को पता लगा रहे हैं यूजिंग क्वांटम ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट में गो फॉर हायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अगेन गाइस ये जो न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या, कल हमने पढ़ा था किस तरह से ओ बजट फाइनेंसिंग के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं हायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में। तो अभी क्या है, कल भी हमने पढ़ा था कि जो ओ बजट फाइनेंसिंग है वो हमारा कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करेगी। उसी तरह जो अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रूट को यूज करेगी तो इससे जो फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का बढ़ रहा है उस फिस्कल डेफिसिट को वो कम कर सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, जो हम मनी बोरो कर रहे हैं वो कंट्री के आउटसाइड से करें, किसी और कंट्री से आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो। एक्सटर्नल डेप्ट आप उसी करेंसी में बैक करते हो जिसमें आपने बोरो किया। लाइक अगर आप जो मतलब कि पैसा बोरो कर रहे हो डॉलर में कर रहे हो तो उसी डॉलर में ही आप उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, ये आप कहां से इस पैसे को बोरो कर सकते हो, यू कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम फॉरेन कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF से पैसा उधार ले सकते हो, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हो, या फिर जो फॉरेन नेशंस के जो गवर्नमेंट है उनसे ले सकते हो। ये जो फंड्स हैं उसको मेनली इसलिए यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, लाइक अगर आप 10-20 साल के लिए ले रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स के लिए आप क्या करते हो, बाहर से पैसा उधार लेते हो। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आप इंटरेस्ट रेट से बचना चाह रहे हो देन यू विल गो फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इंडिया का जो करंट जो डेब्ट टू GDP रेशियो है वो सबसे कम है ग्लोबली, मतलब कि नियर अबाउट 5% है। ठीक है, कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है हमें अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, उसके लिए NIP भी चल रही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कंसीडर करते हुए लॉन्ग टर्म फंडिंग की हमें जरूरत है, और हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है लॉन्ग टर्म फंडिंग, इसलिए हायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। जो अमाउंट रेज किया गया थ्रू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वो पिछले 8 मंथ्स में बढ़ा है, कितना हो चुका है, नियर अबाउट 38,495 करोड़, जो कि 833% है बजट एस्टिमेट का। सिग्निफिकेंस क्या है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कहीं ना कहीं क्राउडिंग आउट इफेक्ट को रिड्यूस करता है। देखो अगर क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, लाइक अगर आपकी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिरने लगेगी तो जो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका भी ट्रस्ट क्या होएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, और वो अपने जो पैसे जो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो सब ले लेके भागेंगे। तो इससे क्या आएगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, जो क्राउडिंग इफेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो बोरिंग का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करके और प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी करा के। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया। अब देख सकते हो 2018-19 में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ओनली 5,000 करोड़ के करीब है, 2019 में 11,000 करोड़ के करीब है, 2020 में जो है 4620 है, बाकी तो कोई लिखा है आप लिख लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। एक सेकेंड, गवर्नमेंट प्लान करिए 5% इन्फ्लेशन गोल टू गिव RBI रूम टू ट्रिम रेट्स। ठीक है, अगेन गाइस ये इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि हम इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 5% तक रखेंगे, ताकि हम क्या कर सके, हाउएवर +-2% बना के रखे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। आप सबको पता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसका काम होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको हमने इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 445(b), जो क्या करता है कुछ इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करता है, जैसे रेपो रेट क्या होना चाहिए, ताकि हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, RBI 1934 मैंडेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को RBI के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट को डिटरमाइन करना है हर 5 सालों में एक बार। ठीक है, गवर्नमेंट ने 2016 में नोटिफाई किया था कि 4% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस इन्फ्लेशन टारगेट अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखो अभी हमने क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, RBI के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट को हर 5 साल में एक बार कंसीडर कर दिया। अभी गवर्नमेंट ने कितना इन्फ्लेशन टारगेट रखा है, 5%, बाकी +-2% हो सकता है, मतलब 3 से 7% हो सकता है। ठीक है, 2016 में लास्ट किया था, 5 साल हो गए, 2021 आ गया। तो पहले जो हमने कंसीडर किया था वो 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन टारगेट किया था फॉर द पीरियड 2016 टू 31 मार्च 2021।
21, जिसकी अपर टॉलरेंस लिमिट 6% थी और लोअर लिमिट क्या 2%, मतलब 4% में भी ±2% इन्होंने किया था। लो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं क्या इंपैक्ट करती है, इट इंपैक्ट्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई लेवल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेट। सॉरी गाइस, कभी कभी ना अपने फोन से बंदा तंग आ जाता है, ठीक है। तो लो इन्फ्लेशन क्या कर सकता है, इट विल एडवर्सली इंपैक्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई लेवल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेट। क्यों, जो डेप्ट्स है वो टिपिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं नॉमिनल वैल्यूज में, लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, जो मतलब कि थोड़ी इन्फ्लेशन हमारी मतलब कि बनी रहनी चाहिए ताकि जो डेप्ट है उसकी रियल वैल्यू बनी रहे, ठीक है। ऑल्सो अगर हम इन्फ्लेशन टारगेट को रिवाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आरबीआई इससे कहेगा अपनी पॉलिसी रेट को कट करेगा ताकि पैंडेमिक की वजह से जो मतलब कि इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा उसको ग्रोथ दे सके। हाउएवर रिसेंट क्या आरबीआई पेपर ने फाउंड आउट करा है कि हमारे इंडिया के लिए 4% इन्फ्लेशन अप्रोप्रिएट है, लेकिन अभी हमने कितना किया, 5% टारगेट किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। फर्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट किसका इनिशिएटिव है, टाटा ट्रस्ट का है और पार्टनर्स का है। इसमें क्या है, कंट्री में वुमेन अकाउंट करती है फॉर 10% ऑफ ऑल द पुलिस पर्सनल, मतलब कि देखो सिंपल बात बताया, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिपीट हुई है, किसने किया, टाटा ट्रस्ट और पार्टनर्स ने। इस कंट्री में जो वुमेन है हमारी इंडिया में 10% ही पुलिस पर्सनल है, 7% 2017 में थी, जिसमें जो 25% वुमेन पुलिस है वो बिहार में, तो आप देख रहे हो बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस है। कौन कहता है भी बिहार बैकवर्ड है, ठीक है। 13% प्रिजन स्टाफ है, मतलब और इससे पहले जो 10% था वो दिसंबर 2016। देखो गाइस, पुलिस पर्सनल आप सबसे से महिला जो पुलिस है वो 10% है। प्रिजन स्टाफ मतलब कि जो प्रिजन के अंदर जो वुमेन स्टाफ चाहिए फीमेल स्टाफ वो 13% है। हाई कोर्ट जजेस में वुमेन की कॉन्ट्रीब्यूशन 29.3% है, जो कि 2017-18 में 26.5% थी। कर्नाटका इट इज द ओनली स्टेट जिसने अपना कोटा पूरा किया है। SC, ST और OBC बोथ ऑफिसर कैडर और कांस्टेबल दोनों में कर्नाटका में जो अपनी सभी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, लास्ट ईयर भी थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रेशियो इंटरनेशनल के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ये 180 कंट्रीज को रैंक करती है और देखती है कि वहां पे पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है, एक्सपर्ट्स और वहां के बिजनेस पीपल के, ठीक है। ये 0 to 100 के स्केल को यूज करती है। किसी कंट्री का अगर 0 स्कोर है इसका मतलब वो कंट्री हाईली करप्ट है, अगर किसी कंट्री का 100 स्कोर है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा क्लीन है। इंडिया का जो रैंक है वो 86 है, मतलब कि और 2019 में जो इंडिया का रैंक था वो 80th है, इसका मतलब विद स्कोर ऑफ 40, ठीक है। मतलब कि इंडिया का जो स्कोर है वो 40 है लेकिन रैंक 86 है, ठीक है। तो मतलब कि आप देख सकते हो मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ऑफ कोर्स इसका हमेशा फर्स्ट पोजीशन है जिसका स्कोर 88 है। सोमालिया और साउथ सुडान इसका रैंक लोएस्ट है 179 पोजीशन और स्कोर इज ओनली 12। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड सेलिब्रेट्स 25 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखो ये जो सेंटर सर्विसेज है इसको 25 साल हो गए एस्टेब्लिश को, ठीक है। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, किसके अंडर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर है। इस इवेंट के ड्यूरिंग कुछ और प्रोडक्ट्स है जिन्हें लॉन्च किया गया है। एक तेजस है, ये आप सबको पता होगा, ये पावरफुल डाटा एनालिसिस है ताकि ऑफिसर्स इसको यूज कर सकते हैं टू डिजाइन एनालिटिकल रिपोर्ट। इसके अलावा ई ऑक्शन इंडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो ऑक्शन रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जो भी अगर आपको नीलामी करनी है उन सबको पूरा करेगा। वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल ये करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ताकि इजीली और कुछ एप्लीकेशंस को असेस कर सके, उसके लिए इसको बनाए, ठीक है। इट विल ईज एंड एनहेंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ की एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिसीव GI फॉर बासमती राइस। पाकिस्तान के जो बासमती राइस है उनको जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है। अभी क्या है, डिस्पाइट इंडिया की अपोजिशन के बाद भी पाकिस्तान को GI टैग मिल गया उसके बासमती राइस के लिए, जिसकी वजह से क्या है, फॉर क्रिएटिंग अ लोकल रजिस्ट्री फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ प्राइस एंड मेकिंग अ केस इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखो भाई किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन में चैलेंज किया था अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया ने बोला था कि बासमती राइस इंडिया का रजिस्टर्ड है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। GI अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग देते हैं इसका मतलब उस
प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली वो ज्योग्राफिकल ओरिजिन है और उसमें कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी कुछ रेपुटेशन है उसके ओरिजिन की वजह से। ठीक है, आपको पता है जीआई किसके अंदर कवर होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कवर होता है अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है, हाउएवर बाय डिसरिगार्डिंग द एडवाइस बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मतलब कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वो एडवाइस नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है किसके अंदर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसका काम क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेज और एडवाइजरी ऑफर करती है वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट पे। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक नॉलेज को बिल्डअप करती है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे, कोलैबोरेट करती है विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वाइल्ड लाइफ रिसर्च मैनेजमेंट ट्रेनिंग और कुछ एडवाइस प्रोवाइड करती है ऑन स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसकी कहाँ पे है, बेस्ड ऑन देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आज की लास्ट है या नहीं लास्ट नहीं है। लाला लाजपत राय जिनकी एनिवर्सरी है 28 जनवरी को थी। ठीक है, इनको आपको पता है पंजाब केसरी भी बोलते हैं। इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को फाउंडेड किया था, हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट को भी फाउंडेड किया था। 1917 में ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में। 1920 में इन्होंने कांग्रेस के स्पेशल सेशन को एड्रेस किया था जो कि कोलकाता में हुआ था। 1928 में इन्होंने साइमन मिशन के अगेंस्ट साइलेंट मार्च को कंडक्ट किया था और काफी इंजरीज भी इनको आई थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी और उस डेथ का बदला भगत सिंह के द्वारा लिया गया, जिनको उन्होंने जब जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है ना जहाँ पे जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं उसमें ही इनको बदला लिया था। बाकी इन्होंने क्या क्या आर्टिकल्स लिखे थे आपको पता होना चाहिए, अ हिंदूज इंप्रेशन एंड स्टडी, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, स्वराज एंड सोशल चेंज और इंग्लैंड डेप टू इंडिया, ये सब इन्होंने लिखा था। ठीक है, लास्ट न्यूज आज की पथारोगत अपराइजिंग। देखो ये पीजन अपराइजिंग थी अगेंस्ट ब्रिटिश 1894 में हुई थी असम के दारंग डिस्ट्रिक्ट के एक पथारोगत एरिया में। अब इसमें जो ये पीजन अपराइजिंग हुई थी ये अनआर्म्ड पीजन था, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसमें जो पीजन प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा अंटिल जो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं किया जाएगा उनके प्रॉब्लम का। ठीक है, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने पुलिस को ऑर्डर किया था कि फायर को ओपन करो, जैसे जलियांवाला बाग में किया था। जो भी वहां पे 100 ऑफ लोग जो इकट्ठे थे उन पे फायर ओपन किया गया, जिसमें 140 जो लोग थे वो ऑन द स्पॉट मर गए थे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो कहते विजन की 30 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। सेंटर ने अभी नोटिफाई किया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसमें सेंटर कितना पैसा इन्फ्यूज करेगा, नियर अबाउट 945 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, अब क्या है तो गाइस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, ये क्या करेगी, देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी हमारे स्टार्टअप्स को। ठीक है, फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट ट्रायल्स में, ताकि उनको मार्केट में एंट्री मिल सके या उनके जो स्टार्टअप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कमर्शियलाइजेशन मिल सके। ठीक है, तो इसलिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। ठीक है, इन्होंने अभी हमने परसों ही पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, अभी रिसेंटली प्रारंभ भी अनाउंस किया गया जिसका मतलब क्या, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ठीक है, स्कीम जो इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, DBIIT, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि DBIIT शायद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, बट नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। तो ये जो स्कीम है दैट इज द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, बाय DBIIT के द्वारा। ठीक है, इसके लिए वह क्या करेगा, ये जो फंड स्कीम है ये सभी सेक्टर्स को सपोर्ट करेगा, सभी स्टार्टअप जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी स्टार्टअप है उन सबको सपोर्ट करेगा, फिर चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। फंड जो डिस्पर्स होंगे वो थ्रू सिलेक्टेड इंक्यूबेटर्स के थ्रू फंड्स को क्या किया जाएगा, मतलब कि बांटा जाएगा अक्रॉस इंडिया इन 5 सालों में। ठीक है, प्रेफरेंस हम किन स्टार्टअप को देंगे, जो कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस मतलब आपको दे रहे हैं, जैसे जो इस तरह का इम्पैक्ट बता रहे हैं, जैसे सोशल इम्पैक्ट, अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हो जिससे सोसाइटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हो, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर स्पेस, अगर इन सेक्टर्स में आपका कोई स्टार्टअप है तो उसमें आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है,
इसके अलावा स्टार्टअप फंडिंग के लिए और क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने एक सीड फंड स्कीम के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव्स हैं जो स्टार्टअप को फाइनेंशियली सपोर्ट दिए जाते हैं। एक है नेशनल सीड फंड जो बजट 2020 में अनाउंस किया गया था, ताकि हम क्या कर सकें, जो स्टार्टअप अभी अर्ली स्टेज पे हैं उनको हम क्या करें, डेवलप कर सकें और उनको उनके जो आइडियाज हैं उनको सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा फंड फॉर स्टार्टअप, देखो कहीं हमने सब पढ़ा हुआ है कि 10,000 रुपए का कॉस्ट है, मतलब कि आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर इसे क्रिएट किया गया था और इसे मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा, दैट इज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा इस स्कीम को मैनेज किया जाता है, तो ये आपको गाइस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल स्कीम है जिसके अंदर, या फिर मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम है, मुद्रा योजना, ये सब स्कीम है ताकि हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सके, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं। इंडिया होम टूवर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया में तो स्टार्टअप की ग्रोथ हो रही है, वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसके अंदर हम काफी एंटरप्रेन्योर्स को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं जो अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं और ताकि उन्हें एक बिग कॉर्पोरेशन हम बना सके, ठीक है। आप देख ही सकते हो कि किस तरह से हम कैसे, मतलब कि आईपीओ, देखो आपको पता है ना, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर रिलीज करना होता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले भी उस कंपनी को बहुत ज्यादा स्टेजेस कवर करनी होती है। सीड स्टेज आपको पता है जब वो बहुत ही अभी उपजाऊ नहीं हुई है तो उसमें उसको सीड फंड प्रोवाइड किया जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स आपको पता है, एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी और के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सीड स्टेज होता है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, कुछ स्मॉल वो होते हैं, कुछ डेप्ट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ लेट स्टेज आती है और फिर फाइनली वो कंपनी आईपीओ इशू कर सकती है, ठीक है। ये विद टाइम बताएगी किस तरह से जो टाइम है के साथ यह करती है, जो स्टार्टअप है वो कंपनीज हैं जो बढ़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है CSIR सेलिब्रेट 20 ईयर्स ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली, ठीक है। तो ये जो न्यूज है हमारी, देखो एजुकेशन सेक्टर में कवर हो सकती है, ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कवर हो सकती है, ठीक है। अभी का जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, ये इंडिया की डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब देखो कहीं आपके जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में लाइब्रेरी होती है, उसी तरह इंडिया की एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसका नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो इंडिया की डिजिटली आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है ट्रेडिशनल नॉलेज की, स्पेशली किससे रिलेटेड, मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड, और इंडिया की मेडिसिन सिस्टम में जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं, डिफरेंट आयुर्वेदा के बारे में जो नॉलेज है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये वो नॉलेज है कि किस तरह से कुछ स्किल्स हैं जिस प्रैक्टिसेस को हमने डेवलप किया है, सस्टेन किया है, जो जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से जो स्किल्स हैं वो पास हुई। जैसे पहले आपको पता है डॉक्टर्स नहीं होते थे, वेद होते थे, ठीक है, तो वो क्या होते थे, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होती थी कि इंडिया की मेडिसिनल प्लांट्स की या फिर इंडिया की जो मेडिसिन सिस्टम है उन सब की उनको ट्रेडिशनल नॉलेज होती थी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है विद इन अ कम्युनिटी, और ये हमारी कहीं ना कहीं कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का एक पार्ट है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल और डिजिटल लाइब्रेरी है इसको सबसे पहले 2001 में इनिशिएट किया गया था, किसके साथ कोलैब करके, CSIR के साथ कोलैब करके, दैट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके साथ कोलैब करके इसे सेटअप किया गया था 2001 में, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये 4-5 डिपार्टमेंट है जिनके साथ मिलकर इस लाइब्रेरी को हमने 2001 में इनिशिएट किया था। अगर हम इस लाइब्रेरी का डाटाबेस देखें तो इसमें नियर अबाउट 3.9 लाख फॉर्मूलाज हैं, प्रैक्टिस हैं। इंडिया के जो आयुष आपको पता है नाम किससे बना है, आयुर्वेदा, EY से योगा, S से सिद्धा, U से यूनानी, ठीक है, S सोवारिका, ठीक है, और H से होम्योपैथी, ठीक है। तो ये जो हमारे मेडिसिन के जो 5 या 6 सिस्टम है उनके क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या प्रैक्टिस है, उनके बारे में इसमें नॉलेज प्रोवाइड की है डिजिटाइज फॉर्मेट में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 5 लैंग्वेजेस में, दैट इज इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश। इसका एम क्या है, ताकि हम क्या कर सके, कंट्री की जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज है इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में उसको कोई और ना यूज कर सके, इसलिए हमने इसको सेव कर रखा है, ताकि और इसके अंदर जो भी हमारे पेटेंट्स हैं उन्होंने, मतलब देखो कई आपको क्या पता होता है कि देखो आपकी जो इंडिया की इनोवेशन है, ये जो आपकी इनोवेशन है उसे कोई और चोरी ना कर ले, तो आप अपने इनोवेशन को पेटेंट करा सकते हो। इससे क्या होता है, आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जो पेटेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि कोई आपकी नॉलेज को या कोई भी आपकी इनोवेशन को मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या मिस यूज ना कर ले, ठीक है, जो भी इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज में जो डेवलप हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन पेटेंट अगर डाटाबेस देखें तो उसकी वजह से मॉडर्न रिसर्च काफी ज्यादा बड़ी है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज,
ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके एसेस टू वास्ट नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस। देखो जो चीज पेटेंट हो जाती है ऑफकोर्स उस चीज को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन पेटेंट है उसको आप यूज करके ट्रेडिशनल नॉलेज को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हो, क्योंकि आप उस नॉलेज को क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। इसके अलावा जो भी डाटा बेस है वो अवेलेबल है टू ओनली पेटेंट एग्जामिनर्स थ्रू दिस असेस, दैट इस डिजिटल लाइब्रेरी के असेस के थ्रू आप इन पेटेंट एग्जामिनर्स का असेस कर सकते हो, दैट इज अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टाइटन्स ओवरसाइट ऑफ फंड रिसीव्ड बाय एनजीओज। अभी क्या गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, जो एनजीओज के द्वारा फंड्स रिसीव किए जाते हैं उनके जो मॉनिटरिंग है उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं ताकि हम एनजीओज और जो बैंक इनके साथ कॉम्प्लाई करते हैं। देखो गाइस आपको पता है कि एनजीओज क्या करते हैं, जो कुछ डोनेशन उन्हें मिलती है, अगर फॉरेनर्स कुछ डोनेशन कर रहे हैं तो वो उस फॉरेन से वो डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था उसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अभी अमेंड किया गया है ताकि जो एनजीओज पे ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं, चार्टर्स बनाए हैं ताकि एनजीओज और बैंक जो FCRA के साथ कंप्लाई करते हैं उन प्रोविजंस को क्या किया जाए और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, जो बैंक्स के लिए जो चार्टर है वो बोलता है कि जो भी डोनेशन इंडियन रुपीज में रिसीव होती है बाय एनजीओ फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इवन इफ दैट सोर्स इज लोकेटेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ सच डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखो भाई सिंपल बात ये है, लाइक अगर कोई फॉरेन कंपनी अगर वो उस टाइम इंडिया में लोकेटेड है और अगर वो किसी भी एनजीओ को डोनेशन कर रही है तो वो जो डोनेशन है वो फॉरेन डोनेशन में ही काउंट होगी। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो कंपनी तो फॉरेन की है, चाहे वो इंडिया में लोकेटेड हो वो मैटर नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगी वो सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही रिसीव की सकते हैं। मतलब देखो गाइस क्या है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, किसी भी एनजीओ ने अगर बैंक फॉरेन की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करना है तो उनको एक FCRA एक अकाउंट है बैंक में उसको खुलवाना होगा और जो वो डायरेक्ट बस इसी अकाउंट में वो उस डोनेशन को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही एनजीओ से रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई एनजीओ ने कोई वायलेशन किया या किसी बैंक के द्वारा कोई वायलेशन किया जाए तो उन्हें कुछ मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है अंडर FCRA के अंदर जो भी प्रोविजंस है उनके अंडर उन पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लास्ट यही मैंडेटरी बना दिया था हर एक एनजीओ के लिए कि जो भी अगर फॉरेन फंड रिसीव करता है तो उन्हें एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही रिसीव कर सकता है एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सभी एनजीओज के लिए कंपल्सरी है अगर उन्हें फॉरेन फंड रिसीव करना है तो सिर्फ SBI की जो न्यू दिल्ली की ब्रांच है उसी में वो उस डोनेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो क्या क्या रेगुलेट करते हैं, ये सभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी के द्वारा भी दी गई हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई इंडस्ट्रीज हो, चाहे कंपनीज हो, उनके द्वारा जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन दी जाती है उसकी यूटिलाइजेशन को, उसकी एक्सेप्टेंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा काफी वेरियस रिपोर्ट्स है जैसे CBI होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब की रिपोर्ट ने ये कहीं ना कहीं बताया है कि काफी एनजीओस इन फॉरेन फंड्स को इलीगल वे में यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया को अराउंड 2 to 3% ऑफ GDP का लॉस हुआ है। ठीक है, CBI ने रिपोर्ट किया है कि लेस देन 10% जो मतलब कि जितने हमारे इंडिया में नियर अबाउट 29 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज हैं उसमें से लेस देन जो 10% एनजीओज हैं वो अपनी एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर को फाइल करते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्स प्रोजेक्ट साइन बिटवीन DEA दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो गाइस अभी क्या है, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए तो उससे रिलेटेड कुछ साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ किस किस के बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ठीक है, तो गाइस एग्रीमेंट क्या साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, किसके साथ एग्रीमेंट को साइन किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो साइन किया एग्रीमेंट वो DEA प्लस वर्ल्ड बैंक इन दोनों के साथ क्या किया, साइन किया है। इसमें हमारा क्या, देखो स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है इसका जरा हम समझते हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। मतलब कि जो टीचर्स हैं उनके लर्निंग को हमने स्ट्रेंथन करना है और एट दी एंड जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनको हमने स्ट्रेंथ करना है। इसको इंप्लीमेंट की जाएगी एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑलरेडी बताई हूँ काफी बार, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती है जो सेंटर के द्वारा क्या की जाती है, मतलब कुछ फंड सेंटर अलॉट करता है, कुछ फंड क्या करता है, स्टेट भी फंड करता है। ठीक है,
ये जो स्टेट्स, किस किस स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी, 6 स्टेट्स में कवर करेगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल एंड ओडिशा। तो गाइस आई होप आप ये 6 स्टेट्स याद रखेंगे। प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट है वो वर्ल्ड बैंक और जो 6 स्टेट्स मतलब कि इंक्लूड हो रही हैं, इनके में जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उनको इक्वली शेयर किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो सपोर्ट कर रहा है वो रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की बेसिस पे सपोर्ट कर रहा है, जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स की से क्या होएगा, जो भी स्टेट इंसेंटिव ग्रांट है या फिर जो डिस्पर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे होंगे, ताकि जो डिजायर्ड हमारे प्रोजेक्ट आउटकम्स हैं वो पूरे हो सके। इसके अलावा इस जो स्टार प्रोजेक्ट है इसके 2 कंपोनेंट है। सबसे पहले नेशनल लेवल पे क्या है और स्टेट लेवल पे क्या है हम देख लेते हैं। नेशनल लेवल पे यही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो नेशनल डाटा सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है, ताकि हम उस डाटा को कैप्चर कर सके ऑन डिटेंशन, ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन रेट्स ऑफ स्टूडेंट में, ठीक है। इसके अलावा लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर को एस्टेब्लिश करना है। देखो मतलब परख, जो नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है, परख, ताकि जो क्या कर सके, कंटिन्यू ट्रैक कर सके लर्निंग का क्या लेवल है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, ताकि हम एग्जाम्स में रिफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल लेवल पे है जिसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। स्टेट लेवल पे हमें क्या स्ट्रेंथन करना है, आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन करना है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन या जो वोकेशनल एजुकेशन मतलब जो आपको प्रैक्टिकली होनी चाहिए, ठीक है। अ पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा गवर्नेंस या जो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, जो भी आपका लोकल लेवल पे जो मैनेजमेंट है उसे हमने स्ट्रेंथन करना है, ताकि वो इम्प्रूव वे में आपको सर्विस डिलीवर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है 30 जनवरी 2021 टू मार्क सेकेंड वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे, ठीक है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है ना, ये हमारी हेल्थ सेक्शन में कवर होगी अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। गाइस आपको पता है जैसे हम रेयर डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है, उसी तरह सेकंड वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में बेसिकली क्या होती है, प्रिवेलेंट होती हैं, और उन डिजीजेस को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 30 जनवरी को सेकेंड वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। 50 लैंडमार्क्स हैं जिसमें 25 नेशन रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में इंडिया में कुतुब मीनार भी है, जिन्होंने सेलिब्रेट किया है कि हम कितना दूर आ चुके हैं इन बीटिंग निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, मतलब कि जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है उनको हम प्रिवेंट करने में कितना दूर आ चुके हैं, उसको हमने सेलिब्रेट किया, मतलब कि कितना हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती हैं कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये प्रिवेलेंट होती हैं। जो लोग बेसिकली इन डिजीजेस से इफेक्ट होती हैं वो बहुत जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है वही बेसिकली इन डिजीजेस से इफेक्ट होती है, जो बेसिकली रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, अर्बन स्लम्स में रह रहे हैं, या फिर कन्फ्लिक्ट इफेक्टेड रीजन्स में रह रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली निग्लेक्ट है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इन डिजीजेस को इतना मतलब कि अटेंशन नहीं देता, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसको इतना अटेंशन नहीं दे पाता। इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है उनको इतना अटेंशन नहीं मिलता, क्योंकि ये जो डिजीजेस हैं वो ज्यादा एरिया में नहीं फैली होती है। दे हैव अ लिमिटेड जियोग्राफिकल इंसिडेंस, स्मॉल मार्केट साइज होता है ड्रग्स का फॉर सच डिजीज, ठीक है। लाइक अगर इसका ड्रग बन भी गया, इसकी मेडिसिन बन भी गई तो वो इतनी बिकेगी नहीं, तो फार्मा कंपनीज को भी ऑफ कोर्स इसका फायदा नहीं है, इसलिए इन डिजीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए अराउंड द वर्ल्ड हर 5 में से एक बंदा वो इफेक्टेड है बाय निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, और इंडिया इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ एटलीस्ट 11 निग्लेक्ट। इस तरह की जो ट्रॉपिकल डिजीज हैं इंडिया में 11 डिजीजेस हैं जो इंडिया में प्रेवलेंट है। रिसेंटली WHO ने इशू किया था एंडिंग द निग्लेक्ट टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 10 साल का ये इशू किया है, ताकि हम किस तरह से ये ट्रॉपिकल डिजीज हैं उनको प्रिवेंट कर सके। इसके बारे में रोड मैप बनाया है ताकि हम क्या कर सके, कुछ प्रोग्राम्स लेके आ सके ताकि हम उनको जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है उनको कवर कर सके कोस्ट इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। 2030 के जो टारगेट्स हैं इस रोड मैप के इंक्लूड क्या क्या है जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से जो लोग पीड़ित हैं उनके नंबर को हमें 90% रिड्यूस करना है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके। इसके अलावा 100 कंट्रीज को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब कि एटलीस्ट एक निग्लेक्टेड डिजीज को तो हम एटलीस्ट उसको एलिमिनेट करते हैं। लाइक इंडिया में अगर 11 है तो कम से कम 10 रह जाएं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी ड्रैक्यूलियाज हैं उनको रेडिकेट करना है। इसके अलावा जो डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं उनको हमने 75% रिड्यूस करना है रिलेटेड टू निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। मतलब कि ये बात है उस डिजीज की वजह से जो आपकी
लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है उसको हमने 75% क्या करना है, कम करना है। लाइक अगर आपको 80 साल जीना है लेकिन इस डिजीज की वजह से आपकी लाइफ 70 साल रह गया, तो ये 70 साल में कम से कम हमें 75% क्या करना है, आपकी लाइफ को बढ़ाना है। सिंपल बात ये, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज पे। मेराइन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइन एंड नेशनल मेराइन टर्टल एक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा रिलीज की गई है। अभी क्या गई थी, 2 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए, दैट इज द नेशनल मेराइन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइन और है नेशनल मेराइन टर्टल, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से एक्शन लेने चाहिए स्ट्रैंडेड एनिमल्स पे जो शोर में रहते हैं, सी में या बोर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो फर्स्ट आते हैं एनिमल्स, ठीक है। कुछ मैनेजमेंट एक्शन लेने चाहिए ताकि हम कुछ कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सके और जो मैराइन स्पीसीज या उनके हैबिटेट को जो थ्रेट है उनको हम रिड्यूस कर सके या फिर जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स उनको रिहेबिलिट कर सके, मतलब जो उन स्पीसीज का जो हैबिटेट डिग्रेड हो चुका है उसको हम किस तरह से रिहेबिलिट कर सके। लोगों की पार्टिसिपेशन को हमें हो जाता बढ़ाना है, रिसर्च को बढ़ाना है, साइंटिफिक रिसर्च को एडवांस करना है, इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है मैराइन मैमल्स पे या मैराइन टर्टल्स पे और उनके हैबिटेट पे, ठीक है। इंडिया कोस्टलाइन कहीं ना कहीं आपको पता है इट इज अ फीडिंग ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पे काफी स्पीसीज हैं जो क्या करती हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करती हैं। मेनली 4 स्पीसीज हैं जो मैराइन टर्टल की जो इस पे क्या करती हैं, ब्रीड करती हैं। एक लेदरबैक है जो कि वल्नरेबल, तो कहीं सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वल्नरेबल है जिसका यूसेज स्टेटस ग्रीन है, एंडेंजर्ड। हॉक्सबिल है, देखो गाइस ये सभी की सभी टर्टल्स की 4 स्पीसीज है और उसका IUCN स्टेटस है वो हम पढ़ रहे हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओलिव रिडले लास्ट टाइम न्यूज में था, ओडिशा में था, ये वल्नरेबल, ठीक है। जो और जो 4 स्पीसीज है इट आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972। नेक्स्ट न्यूज है वी शेप रिकवरी। इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने ये बोला है कि इंडिया में जो वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी है वो हो रही है। वी शेप रिकवरी में क्या है, इकोनॉमिक जो है क्विकली क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, मतलब कि जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो हमारी इकोनॉमी एकदम से गिरी थी एकदम से हमारी क्विकली क्या कर रही है, वाकई रिकवर कर रही है और ये नॉर्मल आ जाएगी, इट विल गेट बैक टू नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन, ठीक है। वी शेप जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है वो क्यों हो रही है हमारी, मतलब कि इतनी जल्दी हमारी इकोनॉमी रिकवर क्यों कर रही है। एक तो ऑफकोर्स जो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है इसकी वजह से भी हो रही है, रिकवरी हो रही है सर्विसेज सेक्टर में हो रही है और हमारी ग्रोथ हो रही है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब यार आपको दे पता ही है हमारी गवर्नमेंट कितने ज्यादा फिस्कल मेजर्स ले रही है, कितना लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है मार्केट में, तो इस ये भी है एक कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इतना बढ़ रही है। आपने देखो कि 3-4 महीने पहले हमारी जो माइनस में चली गई थी 21% GDP, लेकिन अभी हमारी -8% रह गई है। तो अभी भी जो कुछ अंधभक्त होंगे वो यही देखेंगे भी हमारी जो GDP वो -8% है, लेकिन वो कभी नहीं देखेंगे जो 12% हमने रिकवर भी करी है वो नहीं देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिसर्च रिएक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, मतलब कि न्यूक्लियर मेडिसिन को प्रोडक्शन के लिए पहला PPP में रिसर्च रिएक्टर को लिए गए, ठीक है। अभी क्या अंडर दिस पार्टनरशिप दैट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो बार का दैट इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा ताकि हम न्यूक्लियर मेडिसिन को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट एंटिटीज है उनको कुछ राइट्स मिलेंगे कि वो क्या कर सकती है, कुछ आइसोटोप प्रोसेस कर सकती है मार्केट में और प्रोड्यूस कर सकते हैं रिसर्च रिएक्टर में इन द लीव ऑफ इन्वेस्टिंग इन द रिएक्टर एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो सिंपल बात है, अभी तक सिर्फ बार की था जो न्यूक्लियर मेडिसिन को प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब बार क्या करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा प्राइवेट सेक्टर के साथ ताकि हम क्या कर सके और ज्यादा न्यूक्लियर मेडिसिन की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। इससे प्रोजेक्ट विल हेल्प इन ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सके किस में, मेडिकल फील्ड में, इनकी रेडियो आइसोटोप्स में जो मेडिकल में यूज हो जाता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस रेफरेंस मटेरियल फॉर केमिकल टेस्टिंग। अभी क्या रिसेंटली क्या है, इंडिजीनियस जो रेफरेंस मटेरियल है केमिकल टेस्टिंग के लिए उसे सिंथेसाइज किया गया, मतलब कि प्रोड्यूस किया गया। देखो गाइस क्या होता है, तो रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस के लिए डॉप टेस्टिंग के ड्यूरिंग हम इसको यूज करते हैं। इसलिए जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहती है स्पोर्ट्स डॉप टेस्टिंग लॉबी में। देखो गाइस आप सबको पता होगा जो स्पोर्ट्स या जो एथलीट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मटेरियल यूज करते हैं जो कि बैन है, ठीक है। जो रेफरेंस मटेरियल होते हैं ये रेयरली अवेलेबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि ये इजीली नहीं आपको मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे, चाहे ग्लोबली देख लो। और इससे क्या होता है, जो आपकी एंटीडोपिंग मेजर्स हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं इन द ऑल वर्ल्ड एंटीडोपिंग एजेंसी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है सिगुर प्लेट्यू। रिसेंटली का जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको अपहेल्ड किया कि एक एलिफेंट कॉरिडोर को नोटिफाई किया जाए थ्रू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है।
ये कॉरिडोर, अब देखो इसमें आपको क्या समझने वाला है, इसमें आपको सब यही बताएगा एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। ये जो कॉरिडोर है वो कहाँ सिचुएटेड है, ये सिगुर प्लेट्यू के मासीनागुरु एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। सिगुर प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये प्लेट्यू कनेक्ट करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को। ये इसके साउथ वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो नीलगिरी हिल्स है, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखोगे, यहाँ देखोगे तो इसके मोआर रिवर वैली है, ठीक है। नेक्स्ट है A680 आइसबर्ग, जो कि आज की लास्ट न्यूज है। तो ये आइसबर्ग आपको पता होगा आइसबर्ग क्या होता है, पूरे इसमें अकेला आइस होता है, ठीक है। ये चंक ऑफ आइसबर्ग हैं जो अभी सेपरेट हुए हैं फ्रॉम द जायंट आइसबर्ग दैट इज द A68A, मतलब कि ये बहुत बड़ा आइसबर्ग था, ठीक है। इससे जो टूट के ये अलग हो गया है, पहले A था ये G हो गया, ठीक है। जो अंटार्कटिका में 2017 में ब्रेक हुआ था, मतलब कि ये जो जायंट आइसबर्ग था ये पहले 2017 में अलग हुआ था किससे, अंटार्कटिका से, और अब इससे टूट के क्या बन गया, ये G वाला बन गया, ठीक है। इसके बाद जब से ये 2017 में अलग हुआ है तब से ये ऑलरेडी 6 स्मॉलर यूनिट्स में स्प्लिट हो चुका है। इस साल ये जो आइसबर्ग है वो साउथ अटलांटिक ओशन में चला गया है, और अब धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है, सब अंटार्कटिक आइलैंड में साउथ जॉर्जिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्मॉल मैराइन स्पीसीज को क्या कर सकता है, मार सकता है, क्योंकि अपने वेट, क्योंकि ऑफकोर्स इसका वेट इतना है कि इसके नीचे जो स्पीसीज आएंगी वो मर सकती है, और क्या कर सकता है, जिस लैंड पे फूड ग्रो होता है उन लैंड्स को भी क्या कर सकता है, इरेज कर सकता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।